हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और उसका हम फर्स्ट लेक्चर करवा चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने सेकंड लेक्चर पे। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। शाम तक इसकी पीडीएफ डल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको और भी प्री बेस्ड सीरीज़ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़, तो आप हमारे प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। उसमें आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो भी आपको आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट लगे। यू कैन ट्राई एंड सी द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the development financial institution proposed in the budget 2021-22। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताना है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में मैंने पहले पार्ट में बताया था नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा डेवलपमेंट। ठीक है, ये बताया था। तो ये भी क्या था? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था। तो और भी बहुत सारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि नाबार्ड हो गया, एक्सिम बैंक हो गया। ठीक है, ये सारे भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। देख लेते हैं। इट विल प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। बिल्कुल, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। सेकेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर इन द नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन विल बी कम्प्लीटली फंडेड बाय दिस इंस्टीट्यूशन। ऐसा कुछ नहीं है कि नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन में सेंट्रल का जितना भी शेयर होगा वो सारा ही डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें किस किस की शेयरिंग होगी? इसमें सेंटर की, स्टेट की और प्राइवेट की शेयरिंग कितनी कितनी होगी? 39, 39 एंड 22। ठीक है, 39, 39, 22। और मेन मोटिव इसका प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा। मेनली ये गाइड होंगे बहुत सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन ही मान लो, उसको कंप्लीट करने का है, लेकिन फंड करने का कोई इनका वो नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सेकंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में बताना है। स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम। फर्स्ट है, इट इनेबल ए स्टार्टअप टू सीक असिस्टेंस इन फाइलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ आईपी एप्लीकेशंस फ्रॉम एनी impended facilitator. Second है, प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ फैसिलिटेटर आर एंटायरली बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, ये भी सही है कि जो भी स्टार्टअप हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसमें? आईपी एप्लीकेशंस को फाइल करने में और डिस्पोजल करने में, और इसमें जो फैसिलिटेटर होंगे वो इम्पेनल्ड होंगे। और सेकंड है, प्रोफेशनल चार्जेस के जो भी होंगे वो स्टार्टअप से नहीं लिए जाएंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बोर्न करेगी 100%। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? सी। और मेनली ये किसके लिए हुआ है? ये मेनली एप्लीकेशंस को फाइल करने के लिए, पेटेंट, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड फैसिलिटेटर हैं उनके थ्रू, इन अप्रोप्रिएट आईपी ऑफिसेस। ठीक है, आपको ओनली स्टैट्यूटरी फीस देनी है। उसके बाद कौन, मतलब जो ये हैं, मान लो कि फैसिलिटेटर है, इम्पेंडल्ड फैसिलिटेटर है, इसमें एक नाम आता है इम्पेंडल्ड फैसिलिटेटर में एनआरडीसी का, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये क्या है? एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स। ठीक है, तो ये किसके अंडर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर है। एनआरडीसी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर है, और कब बना था? 1953 में बना था। ठीक है, नेशनल रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसको मेनली कौन अपॉइंट करेगा? एनआरडीसी को अपॉइंट कौन करेगा? इम्पेनल्ड इनको करेगा कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन। ठीक है, पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन इसकी ये है, वो इसको लिखते हैं ऐसे। वैसे इसका नाम क्या है? कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन। ठीक है, ये इनको क्या करेगा? अपॉइंट करेगा, जो भी फैसिलिटेटर होंगे। चार्जेस जो होंगे वो रिम्बर्स्ड हो जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, वही मतलब ये ही देगा गवर्नमेंट की तरफ से उनके चार्जेस फैसिलिटेटर की। ठीक है, और जो भी सर्विस दे रहे हैं, ये जो भी फैसिलिटेटर जो सर्विस देंगे उसके लिए वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ज होगा वो स्टार्टअप पे चार्ज नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट पे चार्ज करेंगे, मतलब गवर्नमेंट उनको देगी उन स्टार्टअप्स की तरफ से। और ये स्कीम पायलट बेसिस पे 2016 से 2020 में स्टार्ट हुई थी। 2016 से 2020 में तक की थी ये स्कीम जो थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, जो डीपीआईआईटी डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी जो डिपार्टमेंट है उसने नोटिफाई किया है कि इस स्कीम को 2023 तक फिर एक्सटेंड किया जाता है। 2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब है कि सबसे पहले कि डीपीआईआईटी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए आपको। ठीक है, तो उसकी
एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, मतलब अगर आप कोई स्टार्टअप है, अगर आपको उसको रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसी के बाद आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, मतलब स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन का फ़ायदा मिलेगा। तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो जो स्टार्टअप होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए DPIIT में एक स्कीम के अंडर, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, इसके अंदर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंडर उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो, ठीक है। किसके अंडर, ये स्कीम किसकी है, DPIIT की। और DPIIT किसके अंडर है, डिपार्टमेंट, ये DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है ये, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आता है। उसके बाद उसका जो ऑपरेशन है, कोई भी स्टार्टअप जो इसमें है उसका जो ऑपरेशन है वो 10 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 ईयर्स का के अंदर ही डेट ऑफ फॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी। उसके अलावा उसका जो एनुअल टर्नओवर है, सिंस इस फेडरेशन, उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 करोड़, तभी उसको इम्पेंडल्ड फैसिलिटेटर मिलेंगे। और मेनली किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस की टुवर्ड्स वो काम करना चाहिए। और ये नहीं है कि किसी भी एंटिटी को रिक्रिएट करके या फिर स्प्लिटअप एंटिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी एक इनिशियल मतलब एंटिटी होनी चाहिए, ठीक है, कोई स्प्लिटअप किसी एंटिटी का नहीं होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, वेल्थ जनरेट करने का उसमें पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको जिससे कि आपके स्टार्टअप को सबसे पहले तो रिकॉग्निशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम DPIIT। उसके बाद आपको फैसिलिटेटर प्रोवाइड करेगा कौन, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट ट्रेड एंड डिज़ाइन, ठीक है। तो अब इससे क्या होंगे, स्टार्टअप्स ज़्यादा बढ़ेंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे इंडिया में, ठीक है। और अगर आप बात करें कि इंडिया में इनोवेशन में इंडिया की रैंक क्या है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2020 में इसकी जो रैंक आई है हमारी वो आई है 46, ठीक है। और ये विपो क्या है, ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इंडिया की रैंक आई है 46, तो 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी, 48 थी। और 2018 में इंडिया की रैंक क्या थी, 52 थी, मतलब 3 साल से कंटिन्यूसली मतलब डिक्रीज ही हो रही है रैंक, ठीक है। तो 46 इसकी जो रैंक है, तो इट मीन्स क्या है, इंडिया टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज़ में आ गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के उस पे ही लाइंस पे ही इंडिया में बना है इंडियन इनोवेशन इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। ये कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है, नीति आयोग, ठीक है। तो ये हमारी चीज़ें हो जाती हैं कंप्लीट। इसका आंसर हो जाता है C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यूनियन गवर्नमेंट इन बजट 2021 हैज़ प्रपोज टू सेटअप मल्टीपर्पज़ सीवेड पार्क इन तमिलनाडु। ये याद रखना कि कहाँ पे सेटअप करने की बात चल रही है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ सीवेड पार्क कहाँ पे सेटअप करना है, तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सीवेड। सीवेड कैन बी यूज्ड एज ए फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो सकता है। सेकंड है सीवीड इज़ ए पोटेंशियल सोर्स टू प्रोड्यूस बायो फर्टिलाइजर, भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल सीवेड्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है एडिबल सीवेड्स का वो इंडिया है, तो ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा है चाइना, सबसे बड़ा कौन है, चाइना सबसे बड़ा है। और उसके बाद आता है इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। 57 प्रोडक्शन जो एडिबल सीवेड्स हैं उनका चाइना करता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी रॉन्ग, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं, हमारा आंसर आ जाता है B, ठीक है। और जो ये सीवेड्स होते हैं मेनली क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। हाँ, तो इंडिया का शेयर कितना है इसमें, इंडिया का शेयर कितना है, लगभग इंडिया का शेयर है 0.01 से 0.02% तक, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन नहीं है इंडिया में इसका, ये है इंडिया का शेयर, ठीक है। और इसके अलावा आपको बताऊं कि ये क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, मैरीन होते हैं, नॉन फ्लावरिंग मैरीन एल्गी होते हैं, नॉन फ्लावरिंग होते हैं, नॉन फ्लावरिंग मैरीन एल्गी, मैरीन एल्गी होते हैं विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। उसके अलावा अंडर वाटर फॉरेस्ट से भी बहुत सारे सीवेड्स आपको लार्ज अमाउंट में मिल जाएंगे। जो अंडरग्राउंड फॉरेस्ट होते हैं उनको कैल्प फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मतलब कैल्प फॉरेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, कैल्प फॉरेस्ट से भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। इनको डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट भी बोलते हैं, डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसके अलावा कुछ सीवेड्स की स्पीसीज़ हैं, कौन कौन से, कुछ सीवेड्स की स्पीसीज़ है, जैसे कि अगर आपको आ जाए कि ये किस चीज़ की स्पीसीज़ है, तो कुछ सीवेड्स की स्पीसीज़ है जिनके नाम है गैलीडिएला, गैलीडिएला एसिरोसा, ठीक है। उसके बाद है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया के बाद नाम 3 स्पीसीज़ का है, एक तो है एडुलिस, ग्रेसिलेरिया एडुलिस, एक है ग्रेसिलेरिया क्रासा, और एक है ग्रेसिलेरिया वेरुकोस,
वेरुकोस, ठीक है। और इसके अलावा एक है सारगेसम स्पीसीज है कुछ, सारगेसम SP। उसके बाद है टर्बिनेरिया स्पीसीज, टर्बिनेरिया, ठीक है। तो ये भी सारी क्या है, ये सारी सीविड की स्पीसीज है, ठीक है। और क्या है, ये आयरन सिक्वेस्ट्रेशन है, बायो इंडिकेटर है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करते हैं ये, ठीक है। और इनमें मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक मेटल्स मिलते हैं, ठीक है। ये होल्ड करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल, और इनमें इन्वेजिव एलियन स्पीसीज बनने का भी पोटेंशियल होता है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज भी बन सकते हैं और हैवी मेटल्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसी में एक वो आती है क्या, एक इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कब बना था, ये 1947 में बना था, ठीक है। और किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर। और ICAR को इसने 1967 में ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये भी मेनली मैरीन उनको रेगुलेट करता है, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सीवेड के बारे में पता चल गया, बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, बायो फर्टिलाइजर, आयरन सिक्वेस्ट्रेशन है, बहुत सारे जो हजार्डियस या फिर जो हैवी मेटल होते हैं टॉक्सिक, उनको ये होल्ड करता है, बायो इंडिकेटर है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लायर भी है, ठीक है। तो यही सारे हैं। और बहुत सारे जो कैल्प फॉरेस्ट होते हैं, जो बहुत सारे अंडर वाटर फॉरेस्ट होते हैं, उसमें ये लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। और वहाँ पे मतलब अंडर वाटर एक नर्सरी की तरह काम करता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे फिश, स्नेल, सी अर्चिन बहुत सारे वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सीवेड के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है। फर्स्ट है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच ए कंपनी हायर्स एन एम्प्लॉय फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट मतलब एक फिक्स टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को रखना, तो उसको बोलते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। सेकंड है, एन फिक्स टर्म एम्प्लॉय वर्कर विल बी एंटाइटल्ड टू ऑल स्टैट्यूटरी बेनिफिट लाइक परमानेंट वर्कर। येस, जब तक उसकी टर्म है वो एक एज ए परमानेंट वर्कर काम करेगा और उसको सारे बेनिफिट प्रोवाइड होंगे। थर्ड है, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 अलाउज कन्वर्टिंग परमानेंट जॉब्स इनटू फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, ये भी हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में जो परमानेंट जॉब है आप उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज कर सकते हो, ताकि जो कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सकें, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, ठीक है। उसलिए तो आंसर क्या आ जाता है, डी, क्योंकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। होम मेड लेवरेज के बारे में बताना है। तो होम मेड लेवरेज क्या होता है, तो याद रखना, होम मेड लेवरेज का मतलब होता है डेट। कोई भी डेट लेते हैं ना तो उसको लेवरेज बोलते हैं, किसी से उधार लेते हैं उसको बोलते हैं लेवरेज। तो होम मेड लेवरेज का मतलब होता है इट इज़ यूज ऑफ पर्सनल बोरोइंग बाई इन्वेस्टर टू चेंज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ ए फर्म। किसी फर्म की फाइनेंशियल जो डेट है उसको चेंज करने के लिए जो पर्सनल बोरोइंग लेना उसको बोलते हैं होम मेड लेवरेज। उसको क्या बोलते हैं, होम मेड लेवरेज। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंडर कौन आता है, कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो आते हैं। तो कौन कौन से आइटम्स आते हैं, तो सबसे पहले है कि सीड ऑफ कैटल फोडर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स, पेट्रोलियम, एडिबल ऑयल एंड जूट टेक्सटाइल, ये सारे ही आते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाता है डी, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अभी बहुत मतलब वो इंक्रीज़ कर दी गई है उसकी, ठीक है, अमेंडमेंट करके इंक्रीज़ कर दिया गया है इसको। और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट ट्रिगर कब होगा, गवर्नमेंट कब प्राइस रेगुलेट करेगी, तब तक प्राइस जो है मार्केट बेस पे चलते रहेंगे, लेकिन गवर्नमेंट तभी इंटरफेयर करेगी जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 100% प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा लास्ट 12 मंथ्स में, और 50% इंक्रीज़ हो जाएगा नॉन पेरिशेबल जो आइटम्स हैं फूड के उनमें, ठीक है। नॉन पेरिशेबल में 50% इंक्रीज हो जाएगा तब गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और हॉर्टिकल्चर में 100% प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब करेगी। और अभी तो जब कोविड टाइम था तो गवर्नमेंट ने मास्क और जो सैनिटाइज़र है उनको भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंडर रख दिया था, ठीक है। तो जो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, इसका आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल की कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा जो भी आर्कटिक सर्कल के अराउंड कंट्रीज हैं, ठीक है, आर्कटिक के अराउंड कंट्रीज हैं वो सारी आर्कटिक काउंसिल की मेंबर है, मतलब 8 सर्कमपोलर जो कंट्रीज़ हैं आर्कटिक के अराउंड उनको बोलते हैं आर्कटिक काउंसिल, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उसके अंडर, तो उसके अंडर है देखो, आर्कटिक काउंसिल में आते हैं कनाडा, USA, ठीक है। उसके बाद आता है रशिया, उसके बाद आता है हमारा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। डेनमार्क क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनलैंड भी है, ठीक है,
डेनमार्क। तो ये सारे क्या हैं, ये 8 कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक काउंसिल की मेंबर हैं। ठीक है, 1996 में बनी थी आर्कटिक काउंसिल। कब बनी थी? 1996 में आर्कटिक काउंसिल बनी थी। और इससे पहले क्या था? तो इससे पहले जो थी एक और बॉडी थी जिसको बोलते थे आर्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, आर्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। और ये कब थी? ये 1991 में बनी थी आर्कटिक के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो बॉडी है ये किससे बनी है? आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल बनी है ओटावा डिक्लेरेशन से। किससे बनी है? ओटावा डिक्लेरेशन से ये बॉडी बनी है। ठीक है, उसके बाद इसके पास क्या इन्फोर्समेंट पावर है? इसके पास नो इन्फोर्समेंट पावर है, ये इन्फोर्स नहीं करवा सकती अपने रूल्स को। ठीक है, नो इन्फोर्समेंट पावर्स। ठीक है, और मेनली जो इसकी चेयरमैनशिप है वो आर्कटिक काउंसिल जो कंट्रीज़ हैं हर 2 साल में उनमें रोटेट होती रहती है। ठीक है, हर 2 साल में रोटेट होती रहती है इसकी जो चेयरमैनशिप है। ठीक है, और इसके जो डिसीजन है वो कैसे लिए जाते हैं? इसके डिसीजन जो है वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। ठीक है, कंसेंसस से इसके डिसीजन लिए जाते हैं। और इसके अलावा क्या ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, तो आपको पता चल गया कितनी सारी इसमें बॉडीज़ हैं, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, और मेन किस इशू पे है? मेन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करने के लिए। इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये मेन। ठीक है, और जो इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस होते हैं उनको क्या वोटिंग पावर होती है? नहीं, उनकी वोटिंग पावर नहीं होती है। ऑब्जर्वर स्टेटस को कोई, मतलब जो ऑब्जर्वर कंट्रीज़ होते हैं उनको कोई वो नहीं होती है, पावर नहीं होती है। क्यों इसके बारे में बात कर रही हूँ कि पावर होती है कि नहीं होती है? क्योंकि इंडिया इसका 2013 में ऑब्जर्वर बना है। ठीक है, इंडिया इसका ऑब्जर्वर बना है 2013 में। इंडिया भी इसका क्या है? एक ऑब्जर्वर कंट्री है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ कि पहली बाइंडिंग ट्रीटी इस काउंसिल के अंडर कौन सी बनी है? तो आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट। आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट, आर्कटिक सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट जो कि बनी है 2011 में। ठीक है, ये बॉडी है इसके अंडर पहली बॉडी जो कि जिसमें बाइंडिंग ट्रीटी है ये। ठीक है, इसमें जो प्रोविजंस है वो बाइंडिंग है। और आर्कटिक काउंसिल के अंडर है ना 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, याद रखना इसके अंडर, आर्कटिक काउंसिल के अंडर 6 वर्किंग ग्रुप्स हैं। उन 6 वर्किंग ग्रुप्स में कौन कौन सा आता है? एक तो है आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम, आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम, ये हो गया पहला। ठीक है, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा एंड फोना, कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा एंड फोना। तीसरे पे आते हैं कि इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक मैरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है आर्कटिक कंटेनमेंट एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, आर्कटिक कंटेनमेंट एक्शन प्रोग्राम। ये 6 वर्किंग ग्रुप हैं किसके अंडर? आर्कटिक काउंसिल के अंडर। सबसे पहला कौन सा है? आर्कटिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ आर्कटिक फ्लोरा एंड फोना, इमरजेंसी प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ आर्कटिक मैरीन इन्वायरमेंट। ठीक है, फिफ्थ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। और फिर 6th है आर्कटिक कंटेनमेंट एक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये 6 वर्किंग ग्रुप है किसके अंडर? ये आर्कटिक के अंडर 6 वर्किंग ग्रुप है। ठीक है, तो अभी बता दिया आर्कटिक की काउंसिल जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट करती है हर 2 साल में। आर्कटिक स्टेट्स में डिसीजन कंसेंसस से लिए जाते हैं। इससे पहले कौन सी बॉडी थी? इससे पहले बॉडी थी आर्कटिक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, जो आर्कटिक के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। तो जो इसका आंसर क्या होता है आर्कटिक काउंसिल का? इसका आर्कटिक काउंसिल में कौन कौन सी है? कनाडा है, डेनमार्क है, यूके जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद रशिया है, यूएस है और आइसलैंड भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी। आर्कटिक एक बार मैप खोल के देखो और आर्कटिक के अराउंड जितनी भी कंट्रीज हैं सारी उसमें है। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करूँ, अभी मैंने बताया कि इंडिया को 2013 में इसको 13 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है आर्कटिक काउंसिल का। ठीक है, तो और किस किस कंट्री को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है और कौन कौन सी है? तो इंडिया तो है ही, साथ में चाइना, जापान और इटली। चाइना, जापान और इटली ये 3 कंट्रीज़ हैं, इनको भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है इसका। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है ऑब्जर्वर स्टेटस मिलने का? कि सबसे पहले आपको उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं आर्कटिक काउंसिल के उनको सपोर्ट करना होगा जो कि ओटावा डिक्लेरेशन में डिफाइन किए गए हैं। दूसरी चीज़, जो भी स्टेट्स हैं आर्कटिक स्टेट, आपको वो उनकी सॉवरेन जो राइट है उनको भी रिकॉग्नाइज करना होगा, उनकी जुरिडिक्शन को आर्कटिक में रिकॉग्नाइज करना होगा। और तीसरा है कि आपको UN जो लॉज ऑफ सीज वाला जो कन्वेंशन है उसको भी रिकॉग्नाइज करना होगा। और जो आर्कटिक वाली जो कंट्रीज़ हैं उनकी कल्चरल ट्रेडिशन जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी आप उसके ऑब्जर्वर बन सकते हो। ठीक है, तो क्या इंडिया के आर्कटिक में इंडिया ने कुछ किया है? मतलब आर्कटिक में इंडिया के कोई मिशंस हैं? तो सबसे पहले तो पहला साइंटिफिक एक्सपीडिशन जो आर्कटिक ओशन में किया है इंडिया ने वो 2007 में किया है। पहला आर्कटिक एक्सपीडिशन, फर्स्ट एक्सपीडिशन इन आर्कटिक। ठीक है, इंडिया ने 2007 में किया है। दूसरा, इंडिया ने एक बेस बनाया है कहाँ पे? हिमाद्री। कहाँ पे?
एक हिमाद्री बेस बनाया है आर्कटिक में नॉर्वे के स्वालबार्ड में, 2008 में बनाया नॉर्वे के स्वालबार्ड में, ठीक है, नॉर्वे में मान लो, ठीक है। और ये किसके लिए था, ये ग्लेशियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, बायो साइंस को स्टडी करने के लिए था, ठीक है। और इसके लिए मतलब जो ये मिशंस जाते हैं आर्कटिक पे भी और अंटार्कटिक पे भी जो मिशन जाते हैं, उसके लिए नोडल एजेंसी इंडिया में कौन सी है, उसके लिए इंडिया में नोडल एजेंसी है नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च। चाहे वो आर्कटिक पे जाएं, चाहे अंटार्कटिक पे जाएं, चाहे नॉर्थ पोल पे जाएं, चाहे साउथ पोल पे जाएं, उनके लिए जो इंडिया में जो नोडल एजेंसी है वो है ये, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, ठीक है। ये किसके अंडर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, ठीक है। उसके बाद आती है इंडार्क, उसके बाद आती है इंडार्क क्या होती है, 2014 में ये बनी थी। इंडार्क मल्टी सेंसरी मूड ऑब्जर्वेटरी है जो हमने किंग्स फॉर जॉर्डन में लगा रखे हैं वहीं के लिए, ठीक है, 2014 में है। और ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी, मल्टी सेंसरी ऑब्जर्वेटरी है, ये भी वहीं के लिए लगा रखे आर्कटिक के लिए। तो इंडार्क मिशन वहीं का है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन एंड रिसर्च वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर नोडल एजेंसी है जो इसको वो करेगी। हिमाद्री यहाँ पे हमने 2008 में बनाया है अपना स्टेशन, और 2007 में हमने अपना पहला एक्सपीडिशन भेजा था आर्कटिक पे। इंडिया इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है। उसके अलावा 2013 में बना था। उसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1996 में बनी है और ओटावा डिक्लेरेशन में बनी है। कोई इन्फोर्समेंट की पावर्स नहीं है। पहली जो इसकी बाइंडिंग वो थी, क्या थी बाइंडिंग, वो थी आर्कटिक रिसर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट, ये था बाइंडिंग जो 2011 में आया था। चेयरमैनशिप रोटेट करती है हर 2 साल में, कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं। कंट्रीज़ बता दी, एक बार मैप खोल लो और देखो कि उसके अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 6 वर्किंग ग्रुप्स के बारे में बता दिया, आर्कटिक काउंसिल के बारे में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या बोलता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में बताना है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, सबसे पहले इट इज़ ए फोरम फॉर पब्लिक ऑथोरिटीज़ वर्किंग ऑन इन्वायरमेंट सस्टेनेबल फाइनेंस इशू। ये फोरम है किसका, पब्लिक ऑथोरिटीज़ का, जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फाइनेंस इश्यूज़ पे काम करती हैं। सेकंड है इंडिया हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है, किसको, बिल्कुल इंडिया ने अभी इसको ज्वाइन किया है। और 2019 में ये बनी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस, 2019 में ये बनी है। लगभग जो कंट्रीज़ में के वर्ल्ड में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 50% जहाँ पे ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है ना, वो कंट्री सारी इसमें है। जैसे कि सबसे पहले आ जाते हैं चाइना, इंडिया तो है ही, ठीक है। उसके बाद EU, यूरोपियन यूनियन, मोरक्को, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है केन्या, उसके बाद है चिले और अर्जेंटीना। तो ये सारी कंट्रीज हैं इसके अंदर, 2019 में बनी है, इंडिया ने ज्वाइन किया है। और मेनली ये फोरम किसके लिए है, पब्लिक ऑथोरिटीज़ के लिए जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल फाइनेंस इश्यूज़ पे काम करती हैं। तो आंसर क्या आ जाता है, C, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वन प्लैनेट समिट के बारे में बताना है। वन प्लैनेट समिट, ठीक है। तो देख लेते हैं। इट इज़ जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय UNEP एंड USA। ये जो है UNEP और USA ने वो की है, ठीक है। तो याद रखना ये इन्होंने नहीं की है। पहली बात तो UNEP और USA ने नहीं की है, क्योंकि जो ये टाइटल है, मतलब वर्ल्ड प्लैनेट समिट एक टाइटल है जो कि सीरीज़ ऑफ समिट्स को दिया गया है, सीरीज़ ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट समिट को दिया गया है, जो कि फ्रांस ने करवाई है, ठीक है। फ्रांस ने करवाई है कहाँ पे, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और 2017 में बोन में, ठीक है। तो ये कोई स्टेट समिट नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स को एक साथ लेके आता है ये क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए। और 2021 में इसकी जो है वो 4th समिट होने वाली है। तो सेकंड है, इट एम्स टू मोबिलाइज पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस इन सपोर्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन। बिल्कुल, ये क्लाइमेट एक्शन के सपोर्ट में पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस को सपोर्ट करना चाहता है, मतलब मोबिलाइज करना चाहता है क्लाइमेट एक्शन के लिए, ठीक है। और वन प्लैनेट समिट किसकी है, किसी UNEP की और उसकी नहीं है। बहुत सारे क्लाइमेट समिट जो हुए हैं उस UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के अंडर, तो उसी का टाइटल दिया गया है वन प्लैनेट समिट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो जाता है B, फर्स्ट इसका आंसर जो है वो रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू न्यूली अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन बजट 2021 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। न्यूली अनाउंस्ड जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कल बताए थे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स इंडिया में कौन कौन से हैं, 4 जो सेक्टर्स बताए थे, टेलीकॉम था, एटॉमिक पावर था और 2 थे, कौन से थे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो अनाउंस की गई है, फर्स्ट है अंडर दिस पॉलिसी disinvestment proceeds will be credited in National Investment and Infrastructure Fund।
इसके जो प्रोसीड्स हैं वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में डाले जाएंगे। और सेकंड है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इन इंडिया इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है आपका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर को। तो जो ये सेकंड स्टेटमेंट है कि इसमें जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ये एक टाइप का प्राइवेटाइजेशन या स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें 50% या उससे ज़्यादा का जो शेयर है, पोर्शन है, वो गवर्नमेंट अपना बेच देगी। ठीक है, और इसके किसके अंडर है? ये है डीपम के अंडर। किसके अंडर है? ये डीपम के अंडर है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और ये डीपम किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। और मेनली यही नोडल एजेंसी है किसके लिए? स्ट्रेटेजिक सेल के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजिक सेल के लिए यही नोडल एजेंसी है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट कौन कौन से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है? जैसे कि बीपीसीएल का कर रही है, एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन। तो ये 2021 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे सोशल सेक्टर्स के और जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट उनको कंप्लीट करने में इस फाइनेंस का यूज़ करेगी जो भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड से आएगा। तो मेनली ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये इसमें इसके प्रोसीड्स क्रेडिट नहीं होंगे। ठीक है, इसमें इसके प्रोसीड्स क्रेडिट नहीं होंगे, मेनली सोशल सेक्टर्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डायरेक्ट लगा दिए जाएंगे। अब जो ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड था ये कब? 2015 में क्रिएटेड किया गया था ये। ठीक है, मेनली इंफ्रा फाइनेंसिंग के लिए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस इकट्ठा हो सके। किसके लिए था? तो ग्रीन फील्ड्स के लिए भी था, ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट है उनके लिए भी था, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए भी था। ठीक है, और जो ये NIIF है मेनली 3 अकाउंट्स मैनेज करता है। इसके अंडर मेनली 3 अकाउंट है, एक तो है मास्टर फंड, एक है फंड ऑफ फंड्स, और एक है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड, एक है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो 3 फंड्स है किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसके प्रोसीड्स नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसीड्स में क्रेडिट नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल भी चला जाएगा। किसके अंडर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये चीज़ होगी। और इसके अलावा आपको बताई दिया कि 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं, एटॉमिक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और पावर और बैंकिंग। ठीक है, ये मेनली 4 है। एटॉमिक एनर्जी में स्पेस डिफेंस भी आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में टेलीकम्युनिकेशन भी आ जाता है, पावर में पेट्रोलियम, कोल, मिनरल्स ये वाले आ जाते हैं, और बैंकिंग में इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 सेक्टर स्ट्रेटेजिक सेक्टर बताए गए हैं। ठीक है, और इसमें एटलीस्ट एक कंपनी रखी जाएगी और मैक्सिमम 4 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज रखी जाएंगी और सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसमें? इस आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या बोलता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताना है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट है राइज इन हाउसिंग प्राइस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन रूरल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बिल्कुल सही है, रूरल CPI पे हाउसिंग प्राइस का बढ़ने का कोई वो नहीं होता है। सेकंड है लेबर ब्यूरो कंप्यूट्स CPIW विद 2012 बेस ईयर। मैंने बताया था CPIW का अभी जो बेस ईयर कब चेंज हुआ है? 2016 चेंज हो गया है। ठीक है, लेबर ब्यूरो ही उसको निकालते हैं। लेकिन थर्ड है इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड फूड इंक्रीजेज द CPI कोर इन्फ्लेशन। जो फूड एंड फ्यूल का जो प्राइसेस इंक्रीज़ है उससे CPI का कोर इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो आपको बताया था कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को हम कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में फूड एंड फ्यूल ऐड ही नहीं होता, तो उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और CPI को कौन निकालता है? NSO निकालता है। ठीक है, NSO निकालता है। और 2000 कौन सा है इसमें? 11 जो है इसका बेस ईयर है, 12। ठीक है, 11-12 इसका बेस ईयर है। और क्या बताया था इसके बारे में? CPI जो रूरल अर्बन ऑल इंडिया को यही निकालता है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को लेबर ब्यूरो निकालती है, एग्रीकल्चर लेबर को भी ब्यूरो निकालती है, और जो रूरल लेबर है उसको भी वही निकालती है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोलता है? इट इज़ एन इंडेंजर्ड मैमल एंड स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। सबसे पहले आपको बताना चाहिए स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम कौन सा बता रखा है। ठीक है, तो कौन सा है? वो है रेड पांडा। ठीक है, रेड पांडा है, और वो क्या है? इंडेंजर्ड है, ये भी बता रखा है। सेकंड, इट इज मोस्ट एक्टिव एट नाइट एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन ट्रीज एंड इवन स्लीप अलोफ्ट। ये भी सही है। और सही क्या है? यही इसी के फीचर्स हैं। और इट थ्राइव्स एट अपर एल्टीट्यूड हैविंग डेसिडुअस एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट विद डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ बैम्बो। तो ये सारे किसके फीचर्स हैं? हमारे रेड पांडा के फीचर्स हैं। ठीक है, तो इनको याद रख लेना। और सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, इन सब में ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसने कुछ और दे रखे हैं, जैसे कि लॉयन टेल्ड मकाओ, इसको ओल्ड वर्ल्ड मंकिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओल्ड वर्ल्ड मंकिंग भी बोलते हैं। ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ का एंडेमिक है? ये वेस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है। मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये रहता है। ठीक है, मोइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये रहता है। और इंडेंजर्ड में आता है। ये कौन सी वैरायटी है? ये इंडेंजर्ड है।
ठीक है, इंडेंजर्ड है। उसके बाद ये हो गया लॉइन टेल्ड मकाऊ। उसके बाद हो गया हमारा स्लोथ बियर की अगर बात करें तो इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल स्टेटस है, ठीक है। और ये क्या है, इंसेक्टिवोरस है, ठीक है, इंसेक्टिवोरस। इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, यहाँ पे मतलब वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में स्लोथ बियर पाया जाता है। कैटेगरी क्या है, वल्नरेबल। रेड पांडा क्या है, इंडेंजर्ड, अभी बताया, ठीक है। मकाऊ क्या है, ये भी इंडेंजर्ड IUCN में। उसके बाद आता है होलॉक गिबन। होलॉक गिबन जो है आर्बोरियल स्पीसीज है, ठीक है, आर्बोरियल स्पीसीज है और मेनली डायर्नल है, मतलब दिन में एक्टिव रहती है, डायर्नल स्पीसीज है। उसके बाद एक होता है वेस्टर्न हिलॉक गिबन और एक होता है ईस्टर्न वेस्टर्न और एक ईस्टर्न हिलॉक गिबन। ईस्टर्न वाला मतलब अरुणाचल और असम में पाया जाता है। यहाँ पे अरुणाचल, असम और अरुणाचल में पाया जाता है ये, और ये शेड्यूल 1 में भी आता है, ये शेड्यूल 1 में भी आता है और वल्नरेबल स्पीसीज है, ठीक है। और जो वेस्टर्न वाला है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, लगभग सब स्टेट्स में पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और ये भी शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। तो जो ईस्टर्न वाला है वो वल्नरेबल में आता है और जो वेस्टर्न वाला है वो इंडेंजर्ड है और नॉर्थ ईस्ट में सब स्टेट्स में पाया जाता है और शेड्यूल 1 में है, दोनों ही शेड्यूल 1 में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिलॉक गिबन के बारे में। तो हमारी इसकी सारी स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द टर्म एंड S&P BSE कार्बोनेक्स MSCI ESG इन इंडिया, तो ये क्या है, तो हमें बताना है ये क्या है। तो ये क्या है, ये है ग्रीन इंडेक्स, स्टॉक मार्केट के ग्रीन इंडेक्स हैं ये। क्या है ये, स्टॉक मार्केट के ग्रीन इंडेक्स हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट के ग्रीन इंडेक्स हैं। जो S&P आया 2012 में और जो ये MSCI ESG आया ये 2013 में, ठीक है, 2012 में 2013 में ये आए हैं, ठीक है। और S&P एंड MSCI की बारी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ये। और इसके अलावा दोनों का एक मिक्स इंडेक्स आया है, S&P BSE 100 ESG इंडेक्स, ठीक है। तो ये इनका जो मिक्स इंडेक्स आया है वो आया है 2017 में, ठीक है, 2017 में। और इसमें पैसिव और रिटेल इन्वेस्टर भी ग्रीन जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही है ग्रीन इंडेक्स है स्टॉक मार्केट के। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। रोबस्ट क्रेडिट फ्लो फॉर इंटरप्राइजेज के क्या क्या इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि अगर कोई इंटरप्राइज क्रेडिट ले रही है रोबस्ट, काफ़ी अच्छे अमाउंट में, ठीक है, तो क्रेडिट फ्लो के बारे में आपको बताना है। मतलब कोई भी कंट्री क्रेडिट या फिर लोन कब लेती है, जब उसमें क्या हो रहे हो, लॉसेस हो रहे हो, क्या हो रहे हैं उसमें डेफिसिट हो रहा हो या फिर लॉसेस हो रहे हो, तभी कोई कंपनी क्या करती है, डेट लेती है, ठीक है, अपना काम चलाने के लिए। तो डेट लेती है तो हमें बताना है कि कौन से इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में। तो देख लेते हैं। फर्स्ट है तो मार्केट से वो पैसे रेज करने की कोशिश करेगी। अगर डेफिसिट एंड लॉसेस है तो मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है राइज इन कमर्शियल पेपर इशुएंस। क्या वो कमर्शियल पेपर इशू करेगी, तो यस कमर्शियल पेपर इशू करेगी और उससे उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड है ईज ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड। ईज ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड का मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरप्राइजेज में कम हो गया। बॉन्ड यील्ड मतलब क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कम हो गया है, मतलब जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। जो बॉन्ड के प्राइसेस हैं वो देखो, बॉन्ड यील्ड कम होना मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ना, बॉन्ड प्राइस बढ़ना। और किसी उसके जो इंटरप्राइज के बॉन्ड प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है, वो पैसे रेज कर रही है, ठीक है, मतलब अपने जो शेयर्स हैं या जो भी हैं बॉन्ड्स उनको ज़्यादा प्राइस में बेच रही है। तो इसका मतलब क्या, वो मनी को कलेक्ट ही कर रही है इसमें भी। तो यस ये भी मनी को कलेक्ट कर रही है, तो ये भी सही हो जाता है। थर्ड है डिक्लाइनिंग रेट ऑफ कॉर्पोरेट लोन डिफॉल्ट। डिक्लाइनिंग रेट ऑफ कॉर्पोरेट रेट डिफॉल्ट, तो इसमें क्या बोला है कि डेफिसिट जो है वो बढ़ रहे हैं, लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो जो डिफ़ॉल्ट की जो चांसेस हैं किसी भी इंटरप्राइज के वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो इसमें बोला है डिक्लाइनिंग रेट ऑफ कॉर्पोरेट लोन डिफ़ॉल्ट नहीं, क्योंकि लोन के जो डिफ़ॉल्ट के जो रेट है मतलब वो के चांसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। मतलब रोबस्ट क्रेडिट फ्लो का मतलब है बाई चांस कोई कंपनी लॉसेस में जा रही है तो वो क्या लेगी, बाहर से क्रेडिट लेगी, पैसे उठाने की कोशिश करेगी। तो हमें बताना है कि वो क्या क्या है। तो सबसे पहले कमर्शियल पेपर इशुएंस से वो पैसे उठा सकती है, यस। ईजिंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड कम हो जाना मतलब बॉन्ड प्राइस बढ़ जाना, और बॉन्ड प्राइस बढ़ने का मतलब कंपनी अपने जो भी बॉन्ड्स हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में बेच रही है तो पैसे उठा रही है, ये भी सही है। तो और क्या हो जाएगा, इसका जो लोन डिफ़ॉल्ट का जो रेट हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है, चांसेस बढ़ जाएंगे उनके। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है द कोड इनवाइसेज द मैंडेटरी एक्सटेंशन ऑफ सोशल बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन एस्टेब्लिशमेंट विद लेस दैन 10 एम्प्लॉयज़। तो याद रखना ये लेस दैन नहीं है, ये मोर देन 10 है। कितना, 10 और मोर देन 10, 10 और मोर देन 10 के लिए मैंडेटरी है, और लेकिन ये जो लेस देन 10 के लिए क्या है, ये वॉलंटरी है, ठीक है।
लेस देन 10 के लिए मैंडेटरी नहीं है, क्या है, वॉलेंट्री है, और 10 से ज़्यादा के लिए ये मैंडेटरी है, ठीक है। और मेनली जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी क्या है, ये मैंडेटरी है। तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, तो फर्स्ट रॉन्ग होते ही हमारा आंसर आ गया बी। मतलब देयर इज ए प्रोविजन टू इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इनटू द फोल्ड ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज, बिल्कुल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। थर्ड है गिग वर्कर्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अंडर दिस कोड, यस उनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताना है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बताना है। तो सबसे पहले है फाइनेंशियल सर्विसेज अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपोर्ट सर्विसेज, सबसे ज़्यादा जो सर्विस हमारी एक्सपोर्ट होती है वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट हमारी क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो सर्विसेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी सर्विसेज हैं वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज वो होती हैं एक्सपोर्ट, उसके बाद हमारी बिजनेस सर्विस होती हैं, उसके बाद ट्रैवल होता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये सर्विसेज हमारी एक्सपोर्ट होती हैं सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया बी। मतलब इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम ए कैपिटल अकाउंट डेफिसिट इन रिसेंट ईयर, नहीं, कैपिटल अकाउंट अभी क्या है, हमारा सरप्लस में चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और थर्ड है क्रूड पेट्रोलियम इज हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी, ये भी हाईएस्ट इंपोर्टेड कमोडिटी है, ठीक है। तो ये थर्ड भी सही है। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, बी। तो देखो इंटरनेशनल जो ट्रेड के बारे में बात चल रही है उसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। क्या कि सबसे पहले जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, उसमें आते हैं कैपिटल और करंट, ठीक है। ये हैं दो कंपोनेंट हमारे बीओपी के बैलेंस ऑफ पेमेंट के, ठीक है। जो करंट अकाउंट है उसमें दो आते हैं, क्या, एक विजिबल और एक इनविजिबल। और विजिबल में क्या आते हैं, गुड्स आते हैं, गुड्स का जो ट्रेड होता है वो आता है। और जो इनविजिबल है उसमें आती है सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, जिसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो इस इनविजिबल के अंदर ये तीन आती हैं। गुड्स में इंडिया का डेफिसिट चलता है, ठीक है, अभी चल रहा है डेफिसिट, ठीक है। सर्विसेज में इंडिया का सरप्लस है, और सर्विसेज में अभी बताया सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर, उसके बाद बिजनेस सर्विसेज है, उसके बाद ट्रैवल है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद है इनकम मतलब जैसे कि प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकम में आती हैं। और इनकम में हमारा क्या है, मेनली डेफिसिट चलता है, ठीक है, डेफिसिट। इसके बाद आ जाता है ट्रांसफ़र पेमेंट में मेनली क्या होती है, प्राइवेट ट्रांसफ़र ज़्यादा है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र भी होते हैं, प्राइवेट ट्रांसफ़र भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट ट्रांसफ़र ज़्यादा है और मेनली इसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ता, तो ये हमेशा क्या रहेगी, सरप्लस में ही रहेगी ट्रांसफ़र पेमेंट्स में। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये टोटल अगर करंट अकाउंट की बात करेंगे तो हमारा टोटल करंट अकाउंट में क्या चलता है, डेफिसिट चलता है, ठीक है, डेफिसिट चलता है। अब जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में आते हैं इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में आते हैं एफडीआई और एफपीआई, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे लोन्स कुछ होते हैं सॉवरिन और कुछ होते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, सॉवरिन लोन्स और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और कुछ आते हैं बैंकिंग, जैसे कि एनआरआई के डिपॉजिट्स हो गए ये वगैरह, ठीक है। और मेनली कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या रहता है, सरप्लस रहता है। कैपिटल अकाउंट में क्या रहता है, हमारा सरप्लस रहता है। तो यही चीज़ें हैं कि मेनली बीओपी में कितनी चीज़ें आती हैं, बीओपी में आता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारा मेनली सरप्लस चलता है और करंट में हमारा डेफिसिट चलता है। करंट में दो चीज़ें, विजिबल, इनविजिबल। विजिबल में गुड्स का ट्रेड आता है और इनविजिबल में जो हमारा सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र आते हैं। प्राइवेट ट्रांसफ़र ज़्यादा हैं गवर्नमेंट ट्रांसफ़र से, और सर्विसेज में जो ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट ये आते हैं सर्विसेज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बीओपी के बारे में कि बीओपी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सर्विसेज वाला जो है वो किसका कंपोनेंट है, करंट अकाउंट का वो कंपोनेंट है, ठीक है। ये मैं बताना चाहती थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज़ें लिखवाऊँ कि चलो ठीक है, सर्विसेज सेक्टर हमारा ज़्यादा है, हमारा ट्रेड बैलेंस मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस किस किस कंट्री के साथ है, हमारे यूएसए और यूएई के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, ठीक है। उसके अलावा आपके बात करूं कि टॉप इंडिया के देखो, हाँ, तो चलो जो हमारा ट्रेड सरप्लस इनके साथ रहता है, यूएसए, यूएई, यूके के साथ भी रहता है। इसके अलावा जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये है सरप्लस, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो किसके साथ रहता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है हमारा चाइना, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरेबिया, इनके साथ हमारा क्या रहता है, ट्रेड डेफिसिट रहता है, ठीक है। और मेनली बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज के जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनको, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं गुड्स और सर्विसेज के जो वो होते हैं उनको। उसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंट्री में, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बीच में, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और कौन इसको वो करता है, इसको सेंट्रल बैंक बनाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेन रेगुलेट करता है कौन, आरबीआई बनाता है ये। और हमारे इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स क्या क्या हैं, कल के लेक्चर में बताया था। इंडिया के टॉप इंपोर्ट्स कौन कौन से हैं, तो क्रूड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है गोल्ड, उसके बाद है पर्ल और उसके बाद है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स,
ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसके बाद है। फिर आ जाते हैं हमारे ये क्या थे, टॉप इम्पोर्ट्स। टॉप एक्सपोर्ट्स की बात करें, टॉप एक्सपोर्ट्स में क्या क्या आते हैं, टॉप एक्सपोर्ट्स में आते हैं पेट्रो प्रोडक्ट्स, उसके बाद आते हैं पर्ल, फिर आते हैं ड्रग्स और फिर आते हैं गोल्ड। ठीक है, तो ये हमारे मेन एक्सपोर्ट्स में आते हैं, ये हमारे इंपोर्ट्स में आते हैं। और यूएसए यूएई के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, डेफिसिट रहता है, कौन कौन से ज़्यादा हैं कम है। ठीक है, देख लिया आपने। आ जाते हैं क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, आंसर आ गया इसका बी। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड फॉरबियरेंस पॉलिसी ऑन बैंक एंड बोरोवर। बैंक एंड बोरोवर पे जो प्रोलॉन्ग्ड फॉरबियरेंस पॉलिसी है उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फॉरबियरेंस का मतलब होता है टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट ऑफ मॉर्गेज पेमेंट, जो उन्होंने पैसे लिए हैं उसको उसकी टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट कर देना कि आप बाद में दे देना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, लोन अगर बाई चांस कोई डिफॉल्ट करने जा रहा है तो वो डिफॉल्ट में गिना ही नहीं जाता क्योंकि उसका टाइम पीरियड बच जाता है। तो इससे क्या हो जाती है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होती है बिल्कुल। सेकंड है अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक। ये भी है कि उनको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है और जो अंडर कैपिटलाइज्ड बैंक है वो भी मतलब बिना अपनी कैपेसिटी के कैपिटल वो करते रहते हैं, ये भी सही है। थर्ड है इंक्रीज डिफॉल्ट बाई बोरोवर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम फॉरबियरेंस। इंक्रीज डिफॉल्ट बाई बोरोवर्स, यस, बहुत सारे जो वो हैं बोरोवर्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और उसको यूज़ करते हैं और उनके और भी ज़्यादा डिफ़ॉल्ट बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर इकोनॉमी में वही नहीं है तो फॉरबियरेंस का भी कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, होने की है, हो सकती हैं बैंक्स और बोरोवर पे। तो आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताना है। सबसे पहले है प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ रोटेटेड अमंग 5 परमानेंट मेंबर स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंसी जो है 5 मेंबर के बीच में रोटेट करेगी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं और 15 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो जो ये टोटल 15 मेंबर हो गए, इन्हीं के बीच में वो होती है, मतलब वो होती है, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंसी जो है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मूव करती है, रोटेट करती है। 15 मेंबर में, 5 मेंबर में नहीं। तो जो हमारी पहली स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सेकंड है परमानेंट मेंबर्स कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय अनएनिमस वोटिंग ऑफ जनरल असेंबली। जो ये हैं ये केवल अनएनिमस डिसीजन से रिमूव हो सकते हैं। तो याद रखना, कोई भी परमानेंट ऐड होना हो, रिमूव होना हो, रिमूव होना हो, वो केवल और केवल यूएन चार्टर में अमेंडमेंट होके ही होएगा। यूएन चार्टर में क्या होगा, अमेंडमेंट होगा सबसे पहले। उसके बाद जो 2/3 मतलब जो यूएन जनरल असेंबली के जो 123 मेंबर हैं, 193 मेंबर हैं, उसमें जो 2/3 मेजोरिटी से आपको पास करवाना होगा, रेटिफाई करना होगा इसको। और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उसकी भी आपको अप्रूवल चाहिए इसको वो करने के लिए, परमानेंट मेंबरशिप में ऐड होने के लिए भी और रिमूव होने के लिए भी। तो ये तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आ गया, थर्ड। इट कैन फोर्सफुली इंटरवीन इन स्टेट डोमेस्टिक अफेयर्स ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये बिल्कुल सही है, फोर्सफुल तभी एंटर कर सकता है जब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में कोई हमें दिक्कत हो। ठीक है, तो आपको पता है कि अभी परमानेंट मेंबर तो पता ही है, नॉन परमानेंट मेंबर में कितने हैं, 10 है। नॉन परमानेंट मेंबर 10 है और इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर में ऐड होने की बात कर रहा है। इंडिया और कौन कितनी कंट्री, G4 कंट्रीज आपको बताया था कल, IBGJ मतलब इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, ये सारे G4 कंट्रीज़ हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट चाहते हैं। लेकिन इसको अगेंस्ट कौन है, इसके अगेंस्ट है कॉफ़ी क्लब के मेंबर्स। ठीक है, जो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस ग्रुप है उसके मेंबर इसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये बनी कब थी, ये बनी थी 1945 में। ठीक है, 1945 में बनी थी। और इसकी मतलब ऑर्गन्स क्या क्या हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्गन क्या क्या हैं, देखो, एक तो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल खुद ही। ठीक है, उसके बाद इसकी एक जनरल असेंबली है, उसके बाद एक ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और एक सेक्रेटरीट है। 5 परमानेंट मेंबर आपको पता ही है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है, 10 नॉन परमानेंट आपको बता दिए, 10 नॉन परमानेंट है। रीजनल बेसिस पे इनको सेलेक्ट किया जाता है 10 को। और जनरल असेंबली जो है हर 2 साल में 5 मेंबर्स को इलेक्ट करती है और हर 5 मेंबर हर साल रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो यही है इसमें मेनली इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, न्यूयॉर्क में। तो जो ये हमारा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आंसर आ जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। यूएन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ये कब आई है, ये 2021 में अभी अप्रूव हुई है, फोर्स में आई है मतलब।
ये अभी 2021 में फोर्स में आई है, ठीक है। तो पहली है कि इट प्रोहिबिट स्टेट पार्टी टू डेवलप और पोजेस न्यूक्लियर वेपन, बिल्कुल ये स्टेट पार्टीज को प्रोहिबिट कर रही है। सेकंड है ट्रीटी प्रोविजंस आर लीगली बाइंडिंग अपॉन स्टेट्स, ये भी सही है कि उसके जो प्रोविजंस है वो लीगली बाइंडिंग है स्टेट्स के ऊपर। थर्ड है इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी, यस ये भी सही है कि इंडिया ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया। इंडिया क्या, इंडिया, रशिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया, ब्रिटेन, नाटो अलायंस, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। और इसके मेंबर्स कितने हैं, 86 मेंबर स्टेट है ये, एक स्टेट्स हैं इसमें, और इसमें से 51 मेंबर्स ने इसको रेटिफाई कर लिया है, ठीक है। और 51 मेंबर्स के रेटिफाई करने के बाद ही ये वैसे तो 2017 में अडॉप्ट हो गई थी, लेकिन वही है मेनली किसके एफर्ट से ये बनी है, यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, किसके उससे बनी है, ये बनी है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ICAN, ठीक है। ICAN के इनिशिएटिव से बनी है, मतलब ICAN क्या है, इंटरनेशनल कैंपेन टू अबोलिश न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो ये ICAN के उससे बनी है। और ICAN के अलावा मेरे को ICAN से एक और चीज़ याद आ रही है कि मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपको 5 आइज अलायंस, 5 आइज के लिए एक ट्रिक बताई थी, UCAN, इसमें U जो है 2 टाइम्स है, तो ये है 5 आइज अलायंस, ठीक है। 5 आइज अलायंस की मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। इसमें बताना कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ठीक है। ये ट्रिक बताई थी मैंने UCAN वाली, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, D हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इनहेंस द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन इंडिया, स्टील के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं इंडिया में। फर्स्ट है इंक्लूजन ऑफ स्पेशलिटी स्टील अंडर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, बिल्कुल इसमें ऐड किया गया है। सेकंड है ऑफरिंग स्टील टू MSME एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस, ये भी सही है। थर्ड है प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, प्रेफरेंस दी जाएगी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आयरन और स्टील को गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो सारी ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ऑफरिंग स्टील टू MSME एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस, उन्हीं को दिया जाएगा जो किसकी मेंबर है, मतलब ये बोल रखा है ना कि ऑफरिंग स्टील टू MSME एट एक्सपोर्ट पैरिटी प्राइस उन्हीं को दिया जाएगा जो किसकी मेंबर है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की। और ये किसमें, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम में है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा, ठीक है। तो यही है। और प्रेफरेंस टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील इन गवर्नमेंट, वो जब वो 25 करोड़ से ज़्यादा उनके एग्रीगेट एस्टिमेट्स हों, इनका जो एग्रीगेट एस्टिमेट है वो कितना होना चाहिए, 25 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड भी सही है, तो आंसर आ जाता है D। और अगर बात करें क्रूड स्टील की, तो इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया क्रूड स्टील का, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ जो स्टील की ही बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर भी सेकंड लार्जेस्ट है, कंज्यूमर भी सेकंड लार्जेस्ट है। और पर कैपिटा इंडिया में जो स्टील का कंजप्शन है फिनिश्ड स्टील का वो बहुत कम है, जैसे इंडिया में जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो है 74.7 kg, और वर्ल्ड का जो एवरेज है वो है 229 kg, ठीक है। तो इतना कम हम यूज़ करते हैं पर कैपिटा स्टील, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी रेशियो कम आती है, तो बोलना मत ये, ठीक है। 70, तो हमारा जो पर कैपिटा कंजप्शन है वो 74 kg है, और ग्लोबल एवरेज कितना है, 229 kg है। इसके अलावा इंडिया ने एक नेशनल स्टील पॉलिसी भी बनाई है, कौन सी पॉलिसी, नेशनल स्टील पॉलिसी, ठीक है, जो कि आई थी 2017 में, नेशनल स्टील पॉलिसी। इसमें का एम क्या है, मेनली जो क्रूड स्टील है उसकी कैपेसिटी हमें 300 मिलियन टन तक करनी है, क्रूड स्टील की कैपेसिटी। जो फिनिश्ड स्टील कैपेसिटी है वो हमें 230 मिलियन टन तक करनी है, ठीक है। पर कैपिटा कंजप्शन में कितना करना है, 158 kg तक करना है पर कैपिटा कंजप्शन। 2020-30 तक की बात कर रही हूँ मैं, 2030 तक की बात कर रही हूँ। यह है क्रूड स्टील का जो हमें प्रोडक्शन करना है, ये फिनिश्ड स्टील का जो हमें वो करना है, और ये पर कैपिटा कंजप्शन है, ठीक है। और 2020-30 तक करना है, और मेनली 2025-26 तक तो हमें नेट एक्सपोर्टर बनना है, किसका, स्टील का, ठीक है। और इसके लिए, इसको मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी भी बिठाई गई है जिसको बोलते हैं स्टील प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, स्टील प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। और हमें जो कोकिंग कोल है, जो बाहर से कोल आता है, उस पर अपनी डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, कितना, 50% तक हमें कोकिंग कोल पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है, ठीक है। और याद रखना, इंडिया की अगर बात करूँ 2007-8 से लेके अभी तक इंडिया जो है वो इम्पोर्टर है फिनिश्ड स्टील का, एक साल को छोड़ के, केवल बीच में एक साल को छोड़ के हमेशा इंडिया नेट इम्पोर्टर रहा है फिनिश्ड स्टील का। कौन सा ईयर को छोड़ के, 2013-14 को छोड़ के, ठीक है, 13-14 को छोड़ के। तो ये चीज़ें याद रखना स्टील के बारे में। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्या बोलता है, एक्सटर्नल डेट के बारे में बताना है।
एक्सटर्नल डेट, तो सबसे पहले है डेटर्स कैन बी दी यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन एक्सक्लूडिंग सिटीजन, ऐसा नहीं है, सिटीजन्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, सिटीजन्स भी इसमें इंक्लूड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। ठीक है, सेकंड है द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी हैज़ बीन इंक्रीजिंग स्टीडली इन लास्ट 5 ईयर्स। आपको बताया था स्टीडली इंक्रीज वाली स्टेटमेंट बहुत ही कम सही होती हैं, तो ये भी हमारी रॉन्ग है कि जो हमारा एक्सटर्नल डेट का रेशियो है वो स्टीडली इंक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि 2016, 2017, 18, 19, 20 की बात करूँ, यहाँ पे था एक्सटर्नल डेट 23.4%, यहाँ पे 19.8%, यहाँ पे 20.1%, यहाँ पे 19.8% और यहाँ पे 21.8%, तो ये है बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल डेट जो जीडीपी के रेशियो में है वो हमारा क्या है, बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, और जो इंडिया का मैक्सिमम डेट है, इंडिया, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आंसर आ गया डी। मेनली इंडिया का डेट है जो वो यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड है, मतलब 53%, लेकिन ऑल नहीं है, कुछ अमाउंट, मतलब ज़्यादातर अमाउंट इंडिया का यूएसए में, मतलब यूएसए डिनोमिनेटेड डेप्ट है, मतलब डॉलर डिनोमिनेटेड डेप्ट है, और इसके अलावा फिर है इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी में है, उसके बाद है हमारा एसडीआर। ठीक है, ये ऐसे हमारा मेनली डेट है किस करेंसी में, ठीक है, वो बता रखा किस करेंसी में हमारा डेट है ज़्यादा। और इसके अलावा अगर आपको बताऊं मैं कि नॉन गवर्नमेंट जो डेट है इंडिया का, नॉन गवर्नमेंट जो डेट है वो है 454.6 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसमें इतना बिलियन डॉलर, इसमें से मेनली प्राइवेट का ही है। ठीक है, ये मेनली प्राइवेट का है, गवर्नमेंट का तो ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट है, ये नॉन गवर्नमेंट का डेट है, मतलब जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट अलग है, उसका 99 बिलियन डॉलर है, अलग है। ठीक है, मेनली इंडिया ने मतलब जो गवर्नमेंट डेप्ट है उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया ने कहाँ से लिया, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से। बाईलेटरल हमारा लोन इतना नहीं है, 70% जो लोन है गवर्नमेंट ने वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको बात करूँ मैं, एक और चीज़ है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, क्या कि अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करूँ गवर्नमेंट की, 49% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, अगर टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करूँ, इसके अलावा टोटल लाइबिलिटीज़ में तो कुछ आ जाता है पब्लिक डेट। ठीक है, पब्लिक डेट जो कि हमारा जीडीपी का 40% है। ठीक है, पब्लिक डेट, उसमें कुछ आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से हमारा बहुत कम है, मतलब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं हम और बाईलेटरल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं, तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से हमने 70% ले रखा है, 30% इससे ले रखा है। उसके अलावा इंटरनल, अगर इंटरनल डेट की बात करें तो इंडिया का 38% जो डेट है पब्लिक का, वो मतलब पब्लिक डेट है जो वो 38% इंटरनल ही है, जैसे कि टी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल्स हो गए, और वेज एंड मीन्स एडवांसेस हो गए, डेटेड सिक्योरिटीज़ हो गई, और सबसे ज़्यादा इंटरनल में भी किस में है, डेटेड सिक्योरिटीज़ में, याद रखना सबसे ज़्यादा इसमें भी डेटेड सिक्योरिटीज़ में। तो यही है, और लाइबिलिटीज़ इस, और ये हो गया, और उसके बाद लाइबिलिटीज़ अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया में 99% ऑफ जीडीपी के आसपास है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जो लाइबिलिटीज़ हैं। इसमें आते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड, स्टेट प्रोविडेंट फंड, और इसके अलावा आता है अदर डिपॉजिट्स अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे हैं कि भाई इंडिया का देखो, मेनली इंडिया ने डेट ले रखा है इंडिया के अंदर से ही। ठीक है, बाहर से इंडिया ने बहुत कम लिया है, और जो भी इंडिया ने बाहर से लोन लिया वो लिया मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, बाईलेटरल से बहुत कम लिया है। ठीक है, और जो अंदर से लोन लिया उसमें भी सबसे ज़्यादा लिया हमने डेटेड सिक्योरिटीज़ से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है डेट के बारे में कि इंडिया ने कहाँ कहाँ से हमारा डेट है सॉवरिन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन्स इन बजट 2021-22, सीनियर सिटीजन के डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के बारे में क्या अभी आया है। देखो, एक तो याद रखना क्या आया है कि 75 से ज़्यादा एज के जो सीनियर सिटीजन है ना, उनका टैक्स जो बैंक वाले हैं वो खुद ही मतलब उसके जो टैक्स की जो फाइलिंग है वो वाले हैं वो खुद ही कर देंगे। ठीक है, तो याद रखना, सीनियर सिटीजन एजेड 75 एंड अबव हुज ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज पेंशन एंड इंटरेस्ट आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि जो इनके इनकम टैक्स रिटर्न है वो कौन भरेंगे, बैंक वाले खुद ही भर देंगे, तो उनको मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं ज़रूरी कि आप जाके भरिए उसको। ठीक है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो यही अभी उनको एग्जाम्प्ट कर दिया है। लेकिन ये मत सोचना कि उनको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो उनको लगेगा, लेकिन फाइलिंग को वो कर दिया है कि बैंक उनके जो फाइलिंग वो कर देगा। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स में क्या क्या आता है, बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स में क्या क्या आता है, तो वाटर, सैनिटेशन, ये नहीं आता, एम्प्लॉयमेंट नहीं आता। ठीक है, तो थर्ड तो नहीं आता, तो थर्ड नहीं आता, तो एक ही में नहीं आता थर्ड, तो इसका आंसर हो गया 4। हाउसिंग भी आता है, इसके अलावा वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड फूड एंड क्लोथिंग, फूड एंड क्लोथिंग, ये 5 हैं जो बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, इंडेक्स मेनली किसने रिलीज़ किया, बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स इकोनॉमिक सर्वे ने। ठीक है, अभी इकोनॉमिक सर्वे ने रिलीज़ किया, और इसमें क्या बताया है कि जो पूरेस्ट हाउस होल्ड हैं उनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ का जो एक्सेस है वो इम्प्रूव हो गया है, ज़्यादा अच्छा हो गया है एज़ कम्पेयर टू जो रिचेस्ट हाउस होल्ड है उनके लिए। ठीक है, याद रखना, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या बोलता है कि स्टार्टअप यात्रा के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इट एम्स टू एम्पावर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स एट ग्रास रूट लेवल बाय कंडीशनिंग डे लॉन्ग बूट कैंप्स। तो ये बोल रहा है कि ये इंटरप्रेन्योर्स को वो करेगा प्रमोट ग्रास रूट लेवल पे लॉन्ग डे बूट कैंप्स को कंडक्ट करने के लिए। सेकंड है, इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग एन इकोसिस्टम टू नर्चर इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन टियर 1 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री। तो याद रखना, ये टियर 1 सिटीज़ में नहीं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में मेनली वो करेगा, स्टार्टअप्स को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो टियर 2 और टियर 3 कंट्रीज़ बोल रही हूँ, सिटीज़ में करेगा ये। ठीक है, और किसके अंडर है ये? DPIIT के अंडर है। DPIIT किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंडर है। ठीक है, तो ये है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है वो जाती है रॉन्ग और फर्स्ट सही है, तो आंसर इसका क्या आ गया? ए। ठीक है, मेनली बस वही है स्टार्टअप्स के, ताकि ड्रीम कंप्लीट हो और उनके जो स्टार्टअप्स हैं वो कमर्शियलाइज हो, उसके लिए ये। ठीक है, तो स्टार्टअप यात्रा के बारे में भी हमारा हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। नेशनल कार्बोनियस एरोसोल्स प्रोग्राम। ठीक है, ये किसके लिए है? NCAP। ठीक है, NCAP किसके लिए है? फर्स्ट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम। ये जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है, और किसका है ये? किसका है ये? क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम का ये पार्ट है। तो जो ये है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रखी है पहली कि ये नीति आयोग ने नहीं लॉन्च किया, ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है। ठीक है, जो मेनली 17 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इसको किया है। IIT बॉम्बे के साथ मिलकर 17 इंस्टीट्यूशंस ने इसको मिलके वो किया है, क्या किया है? ठीक है, वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है कि इट इन्वॉल्व्स ए कंसोर्टियम ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे, मतलब अभी बताया कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम है ये। ठीक है, और कब इनैगोरेट हुआ था? 2017-18 में ये इनैगोरेट हुआ था। और ये कितने ईयर का प्रोजेक्ट है? 5 ईयर का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, मेनली इसमें क्या करनी है हमें, जो भी रीजनल कार्बोनेशियस एरोसोल्स हैं इंडिया में, उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनकी हमें पता होना चाहिए कि कैसे हैं, क्या है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूव करने के लिए ये नेशनल कार्बोनेशियस एरोसोल प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर है? ये प्रोजेक्ट के अंदर है NCAP, और एक है COALESCE। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर है ये जो प्रोजेक्ट है, ये है कार्बोनेशियस एरोसोल्स एमिशन सोर्स अपोर्शनमेंट एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट। ठीक है, और मेनली साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन का सिनर्जी है, कॉमन गोल मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज जो एक्शन प्लान है उसके अंदर 2 चीज़ें आई थी। कौन कौन सी? एक तो यही होगी NCAP। ठीक है, एक आया था लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज। ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज आई थी। ठीक है, ये मेनली 6 लैंडस्केप को मॉनिटर करती हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड हो गया, सोइल, मैरीन, हर्पेटोफोना। ठीक है, तो ये सारी इन चीज़ों को मॉनिटर करने के था लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ये उन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए था, और ये एरोसोल्स को मॉनिटर करने के लिए था। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के अंडर ये आए थे, और इसको नीति आयोग ने लॉन्च नहीं किया, इसको 17 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर लॉन्च किया है। ठीक है, और मेनली एरोसोल्स के जो वो हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए ज़्यादा ये लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर लॉन्च किया 2017-18 में किया, 5 ईयर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो याद रखना, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। RBI के बारे में बताना है। सबसे पहले RBI के बारे में बताना है कि व्हेन दी RBI ऑफ इंडिया कट्स इंटरेस्ट रेट इट लेड्स टू। देखो, जब भी RBI इंटरेस्ट रेट को कम करती है, तो इंटरेस्ट रेट को कम करती है तो लोग क्या होंगे? लोन ज़्यादा लेंगे। अगर लोन ज़्यादा लेंगे तो उनके पास क्या होगी? मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी। अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी तो पीपल क्या करेंगे? स्पेंड करेंगे ज़्यादा। अगर पीपल स्पेंड करेंगे तो उससे क्या होगी? डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, जो डिमांड पुश इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन होगा। तो यही बोल रखा है कि RBI अगर इंटरेस्ट रेट कट करती है तो इससे क्या हो सकता है? तो देखो, पहला तो हो गया कि इन्फ्लेशन हो सकता है, यस इन्फ्लेशन हो सकता है, जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है। दूसरी है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम किया, ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो अगर इंटरेस्ट रेट कम किया तो जो स्टॉक मार्केट है, मान ले उसमें तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4% का, और गवर्नमेंट ने कर दिया 2%, तो जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से पैसे निकाल के कहाँ लगाएंगे? बॉन्ड मार्केट में लगाएंगे। ठीक है, तो लोग बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। अगर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बॉन्ड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर बॉन्ड्स की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो क्या भी वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही है, तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी सही है, तो आंसर क्या आ गया? सी। दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोनों ही सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या बोलता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग इज इन्फ्लेशनरी, और सेकेंड है डिक्रीजिंग डायरेक्ट टैक्स रेट हेल्प इन डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन।
सबसे पहले है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ इन्फ्लेशनरी, कौन सा सही नहीं है, नहीं है बताना है, ठीक है। पहली चीज़ है नहीं है बताना है, ठीक है। तो आप जो है ना सबसे पहले आप देखो सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है कि मान लो हमने डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया, ठीक है, हमने डायरेक्ट टैक्स को कम कर दिया, तो इससे क्या हो गया, मनी जो लोगों के हाथों में है वो ज़्यादा हो जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम उनकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर उनकी डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो इनका क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा, तो वही बात होगी फिर से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसने बोला है कि ये डिक्रीज़ करेगा इन्फ्लेशन को, नहीं ये तो इंक्रीज़ करेगा इन्फ्लेशन को, तो सेकंड तो रॉन्ग ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बोला है इसने कि अब इसने बोला है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ इन्फ्लेशनरी, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ इन्फ्लेशनरी। अगर हम डेफ फाइनेंस मतलब जो फाइनेंस है उस डेफिसिट है उसको फाइनेंस करते हैं तो वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। मान लो हमने डेफिसिट को क्या किया, मतलब मोनेटाइज कर दिया, मतलब आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स हैं उसको प्राइमरी मार्केट से खरीद लिया और उसको एज ए सिक्योरिटी रख के और मोर जो मनी है उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर उस गवर्नमेंट के डेफिसिट को कम करने के लिए अगर आरबीआई मनी को प्रिंट कर रही है तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई तो बढ़ रही है ना। अगर इससे मनी सप्लाई बढ़ रही है तो वही बात है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर डेफिसिट को फाइनेंस करता है आरबीआई तो वो भी इन्फ्लेशनरी है, तो वो सही है कि वो इन्फ्लेशनरी है। तो करेक्ट नहीं है बतानी है, तो बी जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, बी जो है वो करेक्ट नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलता है, विच ऑफ दी फॉलोइंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू रिसेंटली लॉन्च लाइट हाउस प्रोजेक्ट। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले है कि दीज आर मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्ड विद टेक्नोलॉजी सूटेबल टू जियो क्लाइमेटिक एंड हैजार्ड कंडीशन ऑफ रीजन, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, लाइट हाउस प्रोजेक्ट विल एक्ट एज लाइव लेबोरेटरी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स लीडिंग टू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा सी। मेनली किसके अंडर बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट, ये बने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर, मतलब सब स्टेट्स में नहीं है, ओनली 6 स्टेट्स में अभी ये इसको वो करने की बात है लाइट हाउस को, ठीक है। मेनली इसमें क्या डिलीवर किया जाएगा, रेडी टू लिव हाउसेस, ठीक है, जिसमें स्पीड, इकोनॉमी, बेटर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ सस्टेनेबल मैनर में होगा, ठीक है। एज ए लैब की तरह इनको यूज़ किया जाएगा कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। द फॉलोइंग फैक्टर्स लेड टू वीक ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का वीक ट्रांसमिशन किस में होएगा, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का वीक ट्रांसमिशन किस में होगा। सबसे पहले है वेरी लो इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। अगर स्मॉल सेविंग स्कीम है उसमें इंटरेस्ट रेट है तो उसमें दे रहे हो, तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी को आप चेंज कर रहे हो तो उसका भी इंटरेस्ट चेंज होएगा, इसमें तो चेंज होएगा, इसमें वीक नहीं होएगा, इसमें चेंज होएगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं है। सेकंड है लॉन्ग मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ डिपॉजिट्स एट फिक्स्ड इंटरेस्ट। देखो जिन भी डिपॉजिट्स का फिक्स इंटरेस्ट रेट है उस पर आप मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते रहो, उसका तो इफेक्ट नहीं होगा, तो सेकंड का भी नहीं होगा। थर्ड है हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो वही है, तो उन पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि और उसके अलावा जो बैंक है उनको अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करनी पड़ेगी, बफर स्टॉक में पैसे रखने पड़ेंगे, और वो मनी सप्लाई में दे ही नहीं सकते, जिसके कारण मनी सप्लाई का इस पर भी इफेक्ट नहीं होगा। तो किस पे इफेक्ट, वीक ट्रांसमिशन किस में होगा, सेकंड और थर्ड में क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का वीक ट्रांसमिशन होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विद रेफरेंस टू रिसेंट चेंजेस इन क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एमएसएमई की क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। यूनिट्स इन मैन्युफैक्चरिंग विद इन्वेस्टमेंट इन ए प्लांट मशीनरी लेस देन 1 करोड़ आर क्लासिफाइड एज माइक्रो स्केल। देखो आपको बता ही देते हैं हम, एक होते हैं स्मॉल, एक होते हैं माइक्रो, एक होते हैं स्मॉल और एक होते हैं मीडियम, ठीक है। माइक्रो में सर्विसेज हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सब में सेम ही है। एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है टर्नओवर। माइक्रो में आता है 1 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से नीचे, और ये आता है 5 करोड़। यहाँ पे आता है 1 से 10 करोड़ और यहाँ पे आता है 50 करोड़, 5 से 50 करोड़। यहाँ पे आता है 200 करोड़ और यहाँ पे आता है 100 करोड़, ठीक है, इसको याद रखना। अब क्या है कि यूनिट्स इन मैन्युफैक्चरिंग विद एन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट लेस देन 1 करोड़ आर क्लासिफाइड माइक्रो। माइक्रो में 1 करोड़, देखो कहाँ पे है, माइक्रो में 1 करोड़, किस में बोला है, इन्वेस्टमेंट में, तो इन्वेस्टमेंट में है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई, ठीक है। सेकंड है यूनिट्स इन सर्विसेज विद एन एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर देना है कितना, 10 लाख से 2 करोड़ का मीडियम स्केल। मीडियम स्केल में टर्नओवर कितना है, मीडियम में टर्नओवर कितना, 100 करोड़ तक का है, और इसमें लाख दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया, आगे इसका क्लासिफिकेशन समझ में, तो ये है अभी न्यू क्लासिफिकेशन जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का दिया गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब इंडेक्स ऑफ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालता है उसके सब इंडेक्स में क्या क्या आते हैं।
तो पहला है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट परफॉर्मेंस और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो तीनों ही है, ठीक है। मेनली इसमें और भी इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, और जो पेमेंट जो परफॉर्मेंस है उसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है 45%। उसके बाद आते हैं पेमेंट इनेबलर्स, ठीक है, एक आते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सप्लाई साइड वाला आता है, एक डिमांड साइड वाला आता है। सप्लाई साइड का जो वो है वो 15% है, डिमांड साइड का 10% है। और एक आती है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसका है 5% वेटेज, ठीक है। और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में मान लो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड वाला, ये बता दिया मैंने, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप के हैं। पेमेंट इनेबलर जो है उसका है 25% शेयर, ठीक है, 25% शेयर। और डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? RBI, इसी में बता दिया है। और इसका जो बेस ईयर है वो कितना है? वो बेस ईयर है इसका, वो है 2018, ये क्या है? इसका बेस ईयर है। इसके अलावा 2 ईयर्स में, विद इन स्पैन ऑफ 2 ईयर्स जो इंडेक्स है वो 100% मोर देन 100% ग्रो कर गया है, जो ये है मोर देन 100% ग्रो कर गया है। इसके अलावा मेनली ये क्या मेजर करता है कि कंट्री में कितनी डिजिटाइजेशन हुई है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, मतलब पेमेंट की कितनी डिजिटाइजेशन हुई है तो उसको ये मेजर करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकालता है RBI, इन सब चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनिशिएटिव्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम इन द कंट्री। रिसर्च इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम लाई है? तो ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम, और इम्पैक्ट रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, और उच्चतर आविष्कार योजना, ये तीनों ही स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। और जो ये है इम्प्रिंट, और ये जो है ये जो स्कीम है ये MHRD के अंदर है। किसके अंदर है? MHRD के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। और उदय स्कीम, ये जो उच्चतर आविष्कार योजना है, इसमें तो अभी 75 करोड़ का वो भी दिया है गवर्नमेंट ने, ग्रांट भी दिया है, ठीक है। और 25% जो है इसमें इंडस्ट्री फंड करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर है। इम्प्रिंट बता दिया कि वो भी MHRD के अंदर है। मेनली रिसर्च पार्क बनाए जाएंगे IITs और जो साइंस की जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें, ठीक है। इसमें भी लगभग 487 करोड़ का ही वो है आउटले दिया गया है। फिर है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो प्रोग्राम, इसमें 1600 करोड़ का आउटले दिया गया है। मेनली जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, 70 to 80,000 रुपीज़ उनको पर मंथ दिए जाएंगे, ठीक है। जो रिसर्च ग्रांट दिया जाएगा 70 से 80 हज़ार। और मेनली पर ईयर उनको 2 लाख का, मतलब 5 साल तक हर साल 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे उनको रिसर्च ग्रांट के तौर पे, ठीक है। तो 70 to 80,000 तो पर मंथ वैसे दिए जाएंगे उनको पर मंथ, और मतलब हर साल 5 साल तक 2 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे उनको रिसर्च ग्रांट के तौर पे, ठीक है। तो यह है PM रिसर्च फेलो स्कीम, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? D, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। पब्लिक गुड के बारे में बताना है। देखो पब्लिक गुड की 2 क्वालिटीज़ होती हैं। क्या? सबसे पहले तो कंज्यूमिंग द गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल टू अदर, ठीक है। अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका दूसरे के लिए वो नहीं होएगा। और सेकंड है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड पीपल फ्रॉम यूजिंग द गुड, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते आप। नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवलरी है, मतलब उसको कंज्यूम करने से ये नहीं आप कंज्यूम करोगे तो दूसरे के लिए खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पब्लिक गुड की 2 क्वालिटीज़ है। जो थर्ड है कंजप्शन ऑफ दिस गुड इज बिलीव टू कन्फर बेनिफिट्स ऑन सोसाइटी एज ए होल। सोसाइटी एज ए होल के लिए जो सामान अच्छा होता है उसको बोलते हैं मेरिट गुड, ठीक है। वो मेरिट गुड में आता है, ठीक है। तो कौन से आगे पब्लिक गुड में कौन से आगे? जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, क्लीन एयर, ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल डिफेंस, ये सारी चीज़ें पब्लिक गुड में आती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज़ बीन बेटर इंप्रूवमेंट इन सोशल इंडिकेटर्स देन दोज दैट डिड नॉट। ऐसे बोल रहे हैं कि जिन स्टेट्स ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट किया उन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट था। तो किस किस इंडिकेटर्स में ज़्यादा इंप्रूवमेंट था? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लेड टू रिडक्शन इन इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, बिल्कुल। सेकेंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हैज़ इनेबल्ड इंक्रीज्ड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग। और थर्ड है रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि सब में ही इंप्रूवमेंट शो किया है। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये किसके अंडर है? आत्मनिर्भर भारत के अंदर, मैंने बताया था, जिसमें 2 चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और एक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मतलब जो हेल्थ केयर है वो होम्स के क्लोज ले जाना, वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में तो बता दिया कि हर एक फैमिली को 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा हर फैमिली को, और फैमिली साइज पे कोई कैप नहीं है, ठीक है। और कितना इसमें मिलेगा? 3 डे प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 डेज आफ्टर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट आपको मिलेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। किसमें होगा? जो भी इम्पेनल्ड जो हॉस्पिटल्स होंगे उनमें आपका इलाज होगा, ठीक है। तो यही है पुअर एंड वनरेबल फैमिलीज़ के लिए है।
और इसके अलावा नेशनल हेल्थ और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बनाई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो कि 2019 में बनी है, ठीक है। आयुष्मान भारत का भाई 2018 में, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 2019 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई। ये है इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये और किसको इम्प्लीमेंट करती है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को भी ये इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। और इससे पहले क्या थी? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से पहले चलती थी एक नेशनल हेल्थ एजेंसी, ठीक है। उसको रिप्लेस करके आई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। और मेनली इसको कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करता है एक बोर्ड ऑफ, इसको करता है गवर्निंग बोर्ड, इसको गवर्न करता है गवर्निंग बोर्ड, ठीक है। गवर्निंग बोर्ड इसको गवर्न करता है। और उस गवर्निंग बोर्ड के चेयरमैन कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, के जो मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर, वो इसको हेड करते हैं गवर्निंग बोर्ड को, ठीक है। और इस वो है इसके चेयर पर्सन। और इस गवर्निंग बोर्ड को हेड कौन करता है? सेक्रेटरी, ठीक है। इसको हेड करता है सेक्रेटरी। और वैसे इसके चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो, ठीक है। और कितना कॉस्ट दिया जाता है? और क्या ये सेंट्रली सेक्टर है कि स्पॉन्सर्ड है? तो ये कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60:40 की रेशियो में सेंटर वो करेगी। तो कौन सी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, ठीक है। बस ये तो है मेन किसके बारे में? आयुष्मान भारत के बारे में है ये चीज़ें, ठीक है। इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो कि बजट में बताई गई थी, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसमें एक ग्राफ है, ये याद रखना, ठीक है। ये तो मानो आपकी ये है, अबे क्या हो गया ये, ठीक है। ये है लाइन, ठीक है। ये है ईयर, यहाँ पे नीचे 1996 मान लो, यहाँ 2006 मान लो, और यहाँ 2014 मान लो, ठीक है। और ये जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये हेल्थ पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। और जो ये वाला मान लो आप, ये वाला जो है, ये वाला मान लो कि आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो खुद लोग करते हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये है एक्सपेंडिचर, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ टोटल के उसमें जितना एक्सपेंडिचर होता है उसका कितना परसेंट गवर्नमेंट हमारे हेल्थ पे खर्च करती है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना होता है। तो देखो इंडिया में वैसे भी नॉर्मल जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, मतलब हेल्थ पे अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो एवरेज 21% खर्च करती है। कितनी खर्च करती है? एवरेज 21% खर्च करती है। मतलब अगर टोटल 100 खर्च होता है उसमें से 21% गवर्नमेंट करती है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में लगभग 62% जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। ये ग्लोबल एवरेज का 3 टाइम्स है, मतलब ग्लोबल एवरेज है 18%, और जो इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है वो होता है 62%। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में भी सबसे ज़्यादा किस पे खर्च होता है? याद रखना, फार्मेसीज़ पे सबसे ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद जनरल हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, ये है। और गवर्नमेंट का फोरकास्ट क्या है? और नॉर्मल गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है? टोटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा हेल्थ पे 1.65 मतलब 1.6 होता है, ठीक है, 1.6% हमारी GDP का, ठीक है। इतना ही गवर्नमेंट खर्च करते हैं। टारगेट है कि हम 2025 तक 2.5% GDP का कर देंगे, ठीक है। और ये है हमारा टारगेट कि हम 2025 तक करेंगे। और ग्लोबल एवरेज कितना है? अभी ग्लोबल एवरेज है 6%। ग्लोबल एवरेज कितना है? 6%। हम कर रहे हैं कितना? 1.6%। और करने का हमारा टारगेट क्या है? 2025 तक 2.5% हम कर देंगे, ठीक है। और जितना भी खर्च होता है उसमें गवर्नमेंट कितना? 21% हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करती है। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया का बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको हमें कम से कम ग्लोबल एवरेज के पास लाना है। ग्लोबल एवरेज कितना है? 18%। और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में कितना है? 62%, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन सारा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसमें बना हुआ था? ये बना हुआ है वेबसाइट पे। और इसमें चीज़ क्या है कि एक तो हमेशा जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया में ज़्यादा ही रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, ये हो गया। एक जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से कम ही रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये मेनली 30% से कमी है। ये है 30 वाली लाइन, और ये है मेनली 60 वाली लाइन, ठीक है। ये अप्रोक्स 60 है और ये 30 है, ठीक है। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो कितना गवर्नमेंट खर्च करती है, कितना क्या खर्च करती है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम में भी मैं बता चुकी हूँ। कौन सा? अक्टूबर का पहला मंथ, अक्टूबर का जो पहला पार्ट का करंट अफेयर्स है उसमें पहले में स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम बिल्कुल अच्छे से मैंने बताई हुई है,
तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में कौन कौन सा सेक्टर, देखो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है, अच्छा स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में एग्रीकल्चर को छोड़ के हर एक सेक्टर के लिए दिया जाएगा, एग्रीकल्चर में नहीं इसमें लोन दिया जाएगा आपको, तो एग्रीकल्चर में आपको लोन नहीं दिया जाएगा इसमें, तो इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी दिया जाएगा, सर्विसेज में भी और ट्रेडिंग में भी। और जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम थी कब आई थी, 2016 में आई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आई थी, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और कितना लोन दिया जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। कितना होना चाहिए, हर एक जो पर बैंक ब्रांच है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा। पहली बात, हर एक जो ब्रांच है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में एक SC ST को और एक वुमेन को एटलीस्ट, एक वुमेन को एटलीस्ट और एक SC ST को तो लोन हर एक बैंक ब्रांच को देना ही है, ठीक है। और मेनली मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। और अभी 2021 में अभी इसके जो स्कोप है उसको मतलब बढ़ा भी दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग के अलावा जो एग्री अलाइड सेक्टर हैं उनमें भी आप दे सकते हो, जैसे कि हो गया पिसिकल्चर हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर हो गया, पोल्ट्री हो गया, लाइफ स्टॉक हो गया, उसमें भी आप लोन दे सकते हो, ठीक है। और उनका टर्नओवर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखना उनका जो टर्नओवर है वो 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप उनको दे सकते हो ये लोन, ठीक है। क्या क्रेडिट गारंटी के अंदर प्रोटेक्टेड है, यस, नेशनल क्रेडिट गारंटी जो कॉर्पोरेशन है उसके अंडर है ये। कौन लैंड करता है, लैंड कौन करता है, सिडबी इसको लैंड करता है, और जो दलित एसोसिएशन है वो इसको वो करती है, फिक्की की जगह डिक्की जो आ जाता है वो, ठीक है। तो ये आ गई कौन सी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है। ये कौन सी है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो आंसर आ गया बी। इसी के साथ उसी दिन मैंने बताई थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम में क्या था मेनली, ये भी 2016 में आई थी, लेकिन इसकी मिनिस्ट्री अलग थी, इसमें थी DPIIT की मिनिस्ट्री कौन सी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। इसमें मेन क्या था, हमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया की पार्टनरशिप करनी है और जो भी उनकी हैंड होल्डिंग करनी है ताकि वो स्टार्टअप को शुरू कर सकें, ठीक है। और इनका टर्नओवर मेनली कितना होना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इनका जो सेटअप है वो 10 ईयर से कम होनी चाहिए, मतलब 10 ईयर से कम होने चाहिए तभी उनको स्टार्टअप माना जाएगा, ठीक है। और 100 करोड़ इनका कैपिटल होना चाहिए। 2016 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आई थी, ठीक है। और इसी के अंडर एक और अभी 2021 में आई है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है, 2021 में आई है, ये भी DPIIT के अंडर है, ठीक है। इसमें भी मैक्सिमम 10 लाख लोन लिया जाएगा, और किन को लिया जाएगा, ऐसे स्टार्टअप जो 2 साल से कम के हैं, 2 साल से कम के जो स्टार्टअप है उनको 10 लाख का लोन लिया जाएगा। अभी 945 करोड़ का इसमें आउटले हुआ है, 945 करोड़ का इसमें आउटले हुआ है, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे मैंने 25 लाख लिखवाया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे 25 करोड़ मिलेगा, ठीक है। 25 करोड़ से ज़्यादा उनका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तभी उनको स्टैंड अप इंडिया स्कीम में वो मिलेगा, क्या वो लोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में बताना है, Consider the following statement with respect to hydrogen energy scenario. First है, currently most of the India's hydrogen production is fossil fuel based. ज़्यादातर इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो fossil fuel based है, बिल्कुल। सेकंड है, recently Delhi became the first city in India to operate buses that run on pure hydrogen. देखो, प्योर हाइड्रोजन पे नहीं चल रही, हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG पे चल रही हैं। किस पे चल रही हैं, हाइड्रोजन CNG पे चल रही है, हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG पे, प्योर CNG पे नहीं चल रही हैं। तो आंसर क्या आ गया, ए। दिल्ली में बसेस अभी चली हैं लेकिन वो हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG पे चली हैं, प्योर हाइड्रोजन पे नहीं चली हैं, ठीक है। और तो ये क्यों हाइड्रोजन मिक्स की जा रही है, क्योंकि ये प्योर होती है, मोर क्लीनर फ्यूल है, CNG से ज़्यादा क्लीन है, ठीक है। एक 2021 के बजट में ये अनाउंस किया गया, तो बता ही दिया कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को वो किया गया है। मेनली इसका फोकस है कि हम जो है हाइड्रोजन मेनली जो फॉसल फ्यूल से क्रिएट होती है, हम उसको मेनली ग्रीन पावर रिसोर्सेज से जनरेट करें। बोला ना कि फॉसल फ्यूल बेस्ड है मेनली प्रोडक्शन, तो हमें इसको क्या करना है, ग्रीन पावर बेस्ड करना है ताकि वो ग्रीन पावर से वो हो। और मेनली जो इंडिया की ग्रोइंग रिन्यूएबल जो कैपेसिटी है वो हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ लिंक हो, ठीक है। और हमारी जो फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो कम हो, ठीक है। अब हाइड्रोजन को ही क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, इसका वेट भी कम है, मतलब एयर से इसका जो वेट है वो कम है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक है, नॉन मेटालिक है, ऑडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, हाईली कंबस्टिबल है, याद रखना इसको, कंबस्टिबल भी है ये, ठीक है। इसके अलावा टाइप्स भी कई टाइप के होते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन होता है एक, ग्रीन है कि ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मेनली ज़्यादातर जो इंडिया का बल्क है वो इसी से कंस्टिट्यूट होता है, मेनली ये हाइड्रोकार्बन से मतलब निकलता है, ठीक है। और इसका बाई प्रोडक्ट होता है CO2, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ब्लू हाइड्रोजन,
ब्लू हाइड्रोजन जो होती है मेनली फॉसिल फ्यूल से जो निकलती है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल से जो निकलती है। इसके बाई प्रोडक्ट होते हैं CO और CO2, ठीक है। और मेनली इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं इनको कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज भी बोला जाता है, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, इनको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। बेटर सो ये मतलब ग्रे हाइड्रोजन से तो बेटर ही होती है। उसके बाद आ जाती है हमारी ग्रीन हाइड्रोजन, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से निकालते हैं। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसमें बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं बस, ठीक है। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं वाटर एंड वाटर वेपर, ठीक है। और मेनली इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तब इसमें जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मतलब डिवाइड हो जाता है, तो हाइड्रोजन वहाँ से बन जाती है, ठीक है। तो हो गया ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल सोर्सेज से बनती है, ग्रीन है ये, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ग्रे है। ग्रे हाइड्रोकार्बन से बनती है, CO2 निकलता है। और जो ब्लू हाइड्रोजन है वो फॉसिल फ्यूल से बनती है, और CO और CO2 इसमें बाई प्रोडक्ट बनते हैं। और CO और CO2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको कैप्चर एंड स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये मेन कुछ थोड़े बहुत हाइड्रोजन के बारे में बातें हैं। नेशनल हाइड्रोजन मिशन चल रहा है और बस CNG के साथ अभी मिलके बस ये रिसेंट न्यूज़ में थी इसके बारे में बातें। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज द रेशियो ऑफ फर्म्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू इट्स टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। यस, ये बिल्कुल सही। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है फर्म के प्रॉफिट का आफ्टर टैक्स टू इट्स टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। सेकंड है ज़ॉम्बी फर्म्स हैव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 1। यस, ये भी बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़ॉम्बी फर्म्स का बहुत कम होता है, मतलब नेगेटिव में होता है। ज़ॉम्बी फर्म्स को इसीलिए लिविंग डेड भी बोला जाता है या फिर ज़ॉम्बी स्टॉक्स भी बोला जाता है। ये मतलब ज़ॉम्बी फर्म्स क्या होती हैं? ज़ॉम्बी फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो इनफ कमा लेती हैं अपने ऑपरेटिंग और सर्विस को कंटिन्यू रखने के लिए, लेकिन वो अपना जो डेट है उसको पे नहीं कर पाती है, मतलब अनेबल होती हैं अपने डेट को पे करने के लिए। मतलब क्या होते हैं ज़ॉम्बी फर्म जिनका अभी का काम चल रहा है, मतलब अपना ऑपरेटिंग का और मेनली सर्विसेज अभी चल रही हैं, लेकिन वो अपना जो प्रीवियस डेट है उसको अनेबल हैं चुकाने के लिए, उनको बोलते हैं ज़ॉम्बी फर्म्स। और उनका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। मेनली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? मतलब इससे मापा जाता है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर दे, ठीक है। हाउ इजली ए कंपनी कैन पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन आउटस्टैंडिंग डेट, ठीक है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नेगेटिव है इसका मतलब तो वो नहीं दे पाएगी पैसे, ठीक है। अगर मतलब तो वो नहीं दे पाएगी, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो फुली कैपेबल है कि वो अपने डेट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है उनको पे कर पाएगी, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर क्या आ गया? C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। नाबार्ड के बारे में बताना है कि नाबार्ड इनमें से किस के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड और ट्राइबल डेवलपमेंट फंड और नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। जो नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है ना, ये मेनली 2010-11 में नॉन लैप्सेबल फंड है जो पब्लिक अकाउंट के अंडर बना है। कार्बन टैक्स है ना, जो क्लीन एनर्जी सेस, उससे लेके जो कार्बन टैक्स से पैसा जो आएगा वो सारा नेशनल क्लीन एनर्जी फंड में जाएगा, जो कि पब्लिक अकाउंट में है, ठीक है। और ये क्या है? नॉन लैप्सेबल फंड है, 2010-11 में ये आया है, ठीक है। और किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है ये, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। और डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये फोर्थ नहीं है, मतलब नाबार्ड में फोर्थ नहीं है। अगर नाबार्ड में फोर्थ नहीं है तो आंसर आ गया A कि नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज B है, ठीक है। और ये क्योंकि नाबार्ड जो है नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की नोडल एजेंसी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। सेकंड है RIDF, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। अगर जो बैंक्स हैं वो अपने वो जो PSL नॉर्म्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो उनको जो अपना पैसा है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में रखना होता है, ठीक है। और मेनली ऑपरेशनलाइज्ड किसके द्वारा होता है? नाबार्ड से ही होता है। थर्ड है ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, मतलब नाबार्ड ने क्रिएट किया था ट्राइबल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो यही है, तीनों ही जो है नाबार्ड से हैं, तो लेकिन ये 4 नहीं है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन इज ए यूनिक इनिशिएटिव ऑफ UNEP। याद रखना, कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन ये किसका इनिशिएटिव है? ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव है, ठीक है। कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, याद रखना इसको, ठीक है। सेकंड है इट एम्स टू मेक पब्लिक एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट पार्ट ऑफ पार्टनरशिप टू फाइट क्लाइमेट चेंज। ये सही है कि ये पब्लिक को भी, प्राइवेट कॉर्पोरेशन को भी क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए पार्टनरशिप करवाता है, तो ये भी सही, ये सही है, तो तब भी सही है, A रॉन्ग है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। क्या एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है? कब बनी थी? 2015 में बनी थी, पेरिस में बनी थी, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? गुरुग्राम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। और इसके बारे में अभी हमने क्या पढ़ा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक सोलर बैंक भी बनाने जा रही है, तो ये सोलर बैंक किसका इनिशिएटिव है? ये भी इसी का है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इसके अलावा वन वर्ल्ड
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये किसका इनिशिएटिव है? ये भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का है। और कौन सी कोई मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है? यस, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर बनाया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, और इसी में एक और चीज़ बनाने की बात चल रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में केयर्स फंड बनाने की बात चल रही है। जैसे पीएम केयर्स है ना, ऐसे ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस केयर्स, जिसमें कि हम सोलर हेल्थ केयर सेक्टर में सोलर एनर्जी को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सोलर अवार्ड्स भी चलते हैं, मतलब इंडिया में सोलर एनर्जी के ऊपर अवार्ड्स भी हैं। जैसे है कि विश्वरैया अवार्ड, विश्वरैया अवार्ड किसके लिए है? ये सोलर एनर्जी के लिए। कल्पना चावला अवार्ड, कल्पना चावला अवार्ड, ये भी किसके लिए है? सोलर एनर्जी के लिए है। फिर दिवाकर अवार्ड, उसके बाद है दिवाकर अवार्ड, ये भी किसके लिए? सोलर एनर्जी के लिए। सोलर एनर्जी के फील्ड में दिए जाते हैं। एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक रिपोर्ट भी निकालती है जिसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट, ये भी निकालती है। एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी भी बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कहाँ पे बना हुआ है? ये भी गुरुग्राम में बना हुआ है। ठीक है, ये भी गुरुग्राम में बना हुआ है। तो ये जितनी भी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड चीज़ें जो भी करंट में आई हुई हैं वो बता दी हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोलता है? वेरियस स्टेप लिए गए हैं स्लो डाउन को कॉम्बैक्ट करने के लिए कोविड में, तो कौन सा किस टाइप में आता है? ठीक है, कौन सा किस टाइप में आता है? तो फिस्कल मीजर, तो जो मुद्रा लोन्स है वो किस में आते हैं? फिस्कल मीजर में आते हैं, ये सही है। सेकंड है मॉनिटरी मीजर, जो में आता है किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड भी किस में आता है? फिस्कल मीजर में आता है। थर्ड है स्ट्रक्चरल, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्ड है स्ट्रक्चरल, मतलब एफडीआई की लिमिट को बढ़ाना घटाना जो भी है, तो ये किस में आता है? ये स्ट्रक्चरल में आता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है और जो हमारा सेकंड है वो रॉन्ग है। अभी देखो स्ट्रक्चरल में एक तो ये हो गया कि एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया, और जैसे कि मान ले मिनरल सेक्टर में हम कुछ ऐसा करते हैं, इंडस्ट्री में जैसे कि हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेके आए, उसके बाद स्पेस, डिफेंस, पावर और बीपीओ इंडस्ट्री जो भी है, इन सब में जो चेंजेस होते हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, मॉनिटरी मेजर मेनली होते हैं कि हम पॉलिसी रेट चेंज करना, ठीक है, मेनली पॉलिसी रेट चेंज करना, और उसके अलावा लिक्विडिटी को वो करना, मतलब लिक्विडिटी डालना या कम करना। उसके अलावा एसेट परचेज वगैरह का जो है वो मॉनिटरी में आता है। लोन मोरेटोरियम वाला जो होता है, लोन मोरेटोरियम मतलब उसकी डेट बढ़ा देना, तो वो मेनली किस में आता है? मॉनिटरी मेजर में आता है। फिस्कल में तो हेल्थ, वेलफेयर, टैक्स मेजर से रिलेटेड, मतलब मुद्रा लोन में कितना क्रेडिट देना है, क्या देना है, इंटरेस्ट सबवेंशन कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी फिस्कल पॉलिसी मेजर में। ठीक है, मुद्रा हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, आत्मनिर्भर भारत पैकेज हो गया, सारी चीज़ें फिस्कल में आती हैं। ठीक है, ये फिस्कल में आती है, मॉनिटरी में बता दिया, और स्ट्रक्चरल में मतलब जो मेन सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। प्रवासी भारतीय दिवस, सबसे पहले इट इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली, नहीं पहले होता था, अब ये बाई एनुअल हो गया है। अब ये क्या हो गया? बाई एनुअल इवेंट हो गया है। ठीक है, टू रिकनेक्ट ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी विद देयर रूट्स, ये कनेक्ट करने के लिए, लेकिन बाई एनुअल इवेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको वो करती है। कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, हर 2 साल में एक बार होता है। क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी इस दिन अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 1915 में। ठीक है, और थर्ड है रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड इंडिया फॉर दोज हु कैन नॉट ट्रैवल टू इंडिया, बिल्कुल रीजनल प्रवासी भारतीय दिवस उनके लिए मनाया जाता है, और मेनली ताकि वो अपने रूट से कनेक्टेड रहें उसके लिए भी होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या आ गया इसका? सी सही है, 1 और 2 रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। प्रिवेंट करना है हमें क्या? लार्ज एप्रिसिएशन ऑफ रूपी, रूपी की एप्रिसिएशन को हमें रोकना है। एप्रिसिएशन क्या होता है? रूपी की मतलब वैल्यू में इंक्रीज़ होना, रूपी की वैल्यू में इंक्रीज़ होने को बोलते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, तो हमें रूपी की वैल्यू में वैल्यू बढ़ने नहीं देनी, मतलब वैल्यू क्या करनी है? हमें कम करनी है। याद रखना, हमें क्या करनी है? वैल्यू कम करनी है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले है इंकरेजिंग फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो का हमें क्या बढ़ा रहे हैं? फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो बढ़ रहा है, मतलब फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो बढ़ रहा है, मतलब जो बाहर के जो लोग हैं वो कैपिटल को बाहर लेके जा रहे हैं, फॉरेन में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो रुपये की डिमांड है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। रुपये की डिमांड कम है तभी ना बाहर जा रहा है फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो। तो आउटफ्लो अगर हो रहा है तो डिमांड रुपये की कम है, अगर रुपये की डिमांड कम है तो इसकी जो वैल्यू होगी रुपये की वो भी क्या होगी? कम होगी। वही तो हमें करना है, यस, वैल्यू कम करनी है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड है एक्युमुलेशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व बाय आरबीआई। आरबीआई जो है फॉरेक्स रिजर्व का एक्युमुलेशन, तो देखो अगर आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व में बहुत ज़्यादा रखती है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी ज़्यादा रखती है, तो इससे क्या हो जाएगी? फॉरेन करेंसी की जो फॉरेक्स
जो फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो क्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसके रिलेटिव में इंडियन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आर्टिफिशियली जो क्रिएट करता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर इंडियन करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, वही तो हमें चाहिए, उसकी वैल्यू कम करनी है, तो डिमांड कम तो वैल्यू कम। थर्ड है सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की सेल होती है तो क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, सेल करती है और पैसे को क्या करती है, सक कर लेती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब गवर्नमेंट सेल करती है तो क्या करती है, पैसे को सक कर लेती है, और जितना कम पैसा होगा उतनी क्या होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। अगर वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ये तो हमें करना ही नहीं है, हमें तो क्या करनी है, वैल्यू कम करनी है। तो वैल्यू कम करनी है तो नहीं, ये नहीं हो पाएगा, तो थर्ड नहीं है, तो थर्ड नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड है, तो आंसर आ गया बी। ठीक है, तो वही हमें वैल्यू को क्या करना है, अप्रिशिएट होने से रोकना है, वैल्यू बढ़ने से रोकनी है, मतलब कम करनी है, ये कुछ भी समझ लो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर किसको हेड किसने किया, तो मतलब चेयर किसने किया, तो इसका है हनुमंता राव, CH हनुमंता राव ने इसको हेड किया। ठीक है, कब, 1991 में। ठीक है, 1991 में। तो बस यही है इसका आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फेसलेस इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल प्रपोज्ड इन रिसेंट बजट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि पहले उसमें हो चुका है, लेकिन देख लेते हैं। एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द अपीलेट एंड ट्रिब्यूनल विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। बिल्कुल कोई भी कम्युनिकेशन होगा उनके बीच में वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। सेकंड है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अपीलेट विल बी नेसेसरी ओनली इफ डिस्प्यूटेड अमाउंट इज मोर देन 500 करोड़। तो देखो इसमें कोई भी डिस्प्यूटेड अमाउंट बताया नहीं गया है कि कितना डिस्प्यूटेड अमाउंट होना चाहिए तभी होगा, बस उसमें बोला गया है कि सीरियस फ्रॉड, मेजर टैक्स इवेजन, सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी वाले जो केसेस होंगे ना वो मेनली फिजिकल फॉर्म में होंगे और सब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, फेसलेस होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं बताई गई, तो सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट सही है। ठीक है, तो लिमिट याद रखना, उसमें कोई लिमिट नहीं बताई है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट्स मैंडेट कवर नॉट ओनली सोलर एनर्जी बट द एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन इंक्लूडिंग एनर्जी सोर्सेज लाइक टाइडल एंड जियोथर्मल। ये बिल्कुल सही है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन आपको लगेगा कि केवल सोलर एनर्जी के लिए नहीं, लेकिन इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं सब इसमें आएंगे। सेकंड है इट कैन पार्टिसिपेट इन ट्रेड ऑफ पावर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रोड। ये इंडिया और अब्रोड दोनों में ही वो कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड है इट कैन एक्ट एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल ये इनकी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। और जो ये डेवलपमेंट ऑफ पार्क, सोलर पार्क और मेगा सोलर पार्क वाली स्कीम कब आई थी, 2014 में आई थी। मेनली इसमें क्या करना था, हमें 20,000 मेगावाट सोलर पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगानी थी 5 साल में। ठीक है, और अभी क्या है कि हमें 2023 से 24 तक हमें 40,000 मेगावाट वो लगाना है, मतलब इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी गई है। अभी ये जो टारगेट है वो हमारा 40,000 मेगावाट के हमारे जो सोलर पार्क वगैरह लगाने हैं 2023-24 तक। कौन सी स्कीम है यहाँ पे, ये है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। कौन सी स्कीम है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जो में सोलर पार्क जिसमें बना रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आ गया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में ये आता है। कब बना था, 2011 में बना था। ठीक है, 2011 में बना था। बहुत सारी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए बना हुआ है। किसमें है ये, कंपनीज एक्ट में है। किसमें है, कंपनीज एक्ट 2013 में है ये। ठीक है, और हेड कौन करता है इसको, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो इसके जो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के बारे में बताना है, आज भी बताया। स्पेस है पेट्रोलियम है टेलीकॉम है, बैंकिंग है, चारों ही हैं, तो आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ऑलवेज रिफ्लेक्ट द ट्रू फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ है बताती हूँ। सेकंड है लोअर सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग टेंड टू डाउनग्रेड ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री। ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। इसमें क्या है कि जो क्रेडिट एजेंसी है ना, मेन मापती हैं मेनली क्या, देखो जो कोई भी क्रेडिट सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग मतलब क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी हैं, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी हैं वो मेनली क्या मेजर करती हैं, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे द डेप्ट, एबिलिटी टू पे द डेट। ठीक है, मतलब जो बोरोवर है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि वो डिफॉल्ट करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किससे मापी जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी मापी जाती है कि वो देना चाहता है और उसकी एबिलिटी है। ठीक है, पहली बात है विलिंगनेस और दूसरी चीज़ है एबिलिटी। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है कि इंडिया सबसे पहली बात तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में। ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में इंडिया। दूसरी चीज़ अगर उसकी विलिंगनेस की बात करें, तो इंडिया ने आज तक कोई भी सॉवरेन डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। ठीक है, इंडिया की विलिंगनेस की बात करें तो अनक्वेश्चनेबली ये है कि इंडिया का जो जीरो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट रेट है, जीरो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट रेट है इंडिया का।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट रेट इंडिया का। और इन्होंने क्या कर दिया है, सोवरिन रेटिंग एजेंसी ने इंडिया को सबसे लास्ट वाली कैटेगरी में डाल दिया, बी माइनस में, ठीक है, Baa3, ठीक है, Baa माइनस Baa3 में इंडिया को डाउनग्रेड कर दिया है, लोवेस्ट रंग है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो अपने विलिंगनेस देख ली कि हमने कभी भी कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया हिस्ट्री में। दूसरी चीज़, अगर हमारी एबिलिटी की बात करें कि हमारे पास पे करने की एबिलिटी है कि नहीं है, उससे आप दो चीज़ों से देख सकते हो। किससे, एक तो हमारा फॉरेन करेंसी जो डिनोमिनेटेड डेप्ट है वो बहुत कम है। अभी बताया था मैंने, इंडिया ने मेनली लोन कहाँ से लिया हुआ है, इंटरनल से। तो जो हमारा सॉवरिन डेट है फॉरेन करेंसी में, एक तो वो बहुत कम है। दूसरी चीज़, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका साइज भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है, उसका भी काफ़ी कंफर्टेबल है। हम शॉर्ट टर्म जो डेट है प्राइवेट सेक्टर का उसको टोटली मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है कि हम तो ये सारी चीज़ अच्छी है, हमारी एबिलिटी भी अच्छी है और हमारी विलिंगनेस भी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें क्या कर दिया गया है, डिग्रेड कर दिया गया है हमारी रेटिंग को। तो पहली स्टेटमेंट जो है कि सोवरिन क्रेडिट रेटिंग हमेशा रिफ्लेक्ट करती हैं ट्रू फंडामेंटल्स, नहीं, इंडिया के केस में तो नहीं किया। सेकंड है, लो सोवरिन क्रेडिट रेटिंग टेंड टू डाउनग्रेड ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट इन दी कंट्री। तो देखो मेनली क्या होती है ना, कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब किसी को डाउनग्रेड करती है तो दूसरी भी जो होती हैं वो सारी डाउनग्रेड हो जाती हैं। वो होती है सोवरिन सीलिंग डॉक्ट्रिन के कारण। किसके कारण, सोवरिन सीलिंग डॉक्ट्रिन के कारण। सोवरिन सीलिंग डॉक्ट्रिन में क्या होता है, जितनी भी फर्म्स होती है ना वो भी, उनकी रेटिंग भी सोवरिन रेटिंग के साथ ही डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि वो उसी के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे भी पैसे फिर वो हो जाते हैं, वो भी उस रेटिंग उनकी कम हो जाती है तो वहाँ पे भी पैसे लगने बंद हो जाते हैं, इन्वेस्टमेंट बंद हो जाता है, तो वो भी डाउनग्रेड हो जाते हैं। तो वही है, तो आंसर आ गया बी कि सोवरिन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में कि क्या क्या है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में बताना है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, सबसे पहले, इट एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली मींट फॉर एक्सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक्सपोर्ट्स के लिए, डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी है, एक्सपोर्ट के लिए भी है, और ताकि हमारे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाए उसके लिए भी है, केवल एक्सपोर्ट्स के लिए नहीं है। सेकेंड है, दिस स्कीम इज डिजाइन टू सेलेक्ट ओनली ए फ्यू टॉप कंपनीज ड्यू टू लिमिटेड फंड फ्रॉम गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये कुछ ही उसके लिए है, ठीक है। बेस ईयर क्या है, 2019-20, ठीक है, 2019-20, पिछले लेक्चर में भी मैं ये करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया, वेव 1 रिपोर्ट, ठीक है, कौन निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इट इज़ ए नेशनल सर्वे टू स्टडी द पॉपुलेशन एजिंग इन कंट्री, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इट कलेक्ट्स डेटा रिलेटेड टू हेल्थ एज वेल एज इनकम एंड एसेट, ये जो है मेनली हेल्थ और इनकम एसेट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, क्या बोलता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आता है, मतलब एक्टिविटीज़ वो क्या क्या करता है। CSO फर्स्ट है, कंडक्ट दी एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एनुअल सर्वे करता है। पब्लिकेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, बिल्कुल। और थर्ड पब्लिकेशन ऑफ IIP को पब्लिश करता है, तो तीनों ही काम करता है, तो आंसर क्या आ गया, डी, ठीक है, आंसर क्या आ गया, डी। तो ये तो आपको पता ही चल गया कि CSO क्या क्या करता है। CPI अर्बन रूरल जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है उसको मेनली CSO या फिर NSO भी बोल देते हैं उसको, वही कैलकुलेट करता है। एग्रीकल्चरल वर्कर वाले को लेबर ब्यूरो कलेक्ट करती है डेटा को, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल लेबर को भी लेबर ब्यूरो करती है, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आंसर रहता है डी। तो इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन और भी आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप देख सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर मन करे तो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।